सिस्टम, मेरे पास अब कितने छिपे हुए अंक हैं? गुरु को रिपोर्ट करें, आपने अब तक कुल 6 छिपे हुए अंक प्राप्त कर लिए हैं और आपने मास्टर स्तरीय युद्ध कौशल पैकेज के लिए 1 अंक का उपयोग किया है और अब आपके पास 5 अंक शेष हैं। 5 छिपे हुए अंकों के बदले क्या दिया जा सकता है? कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, स्वामी जी। एक्सचेंज मॉल का उद्घाटन। मेरे सामने एक नीले रंग का पारदर्शी डिब्बा प्रकट हुआ और एक पृष्ठ सामानों से भरा हुआ था, लेकिन उनमें से अधिकतर ग्रे रंग के थे, जो कि मास्टर लेवल की युद्ध कौशल थे जिन्हें मिंग फैन ने 1 पॉइंट के बदले में प्राप्त किया था। अब जाकर मिंग फैन को पता चला कि सिस्टम ने वास्तव में उसे 1 पॉइंट के बदले में एक्सचेंज मॉल का अधिकांश हिस्सा दे दिया था। सच कहूं तो मिंग फैन को लगा कि यह कुछ ज्यादा ही था। अभी भी बहुत से लोग बचे थे। उपचार औषधि, ये वायरस, बैक्टीरिया, कवक आदि सहित किसी भी प्रकार के संक्रमण और बीमारी को दूर कर सकती है और अगले सप्ताह में संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को 100% तक बढ़ा सकती है। कीमत 1 हिडन पॉइंट। ज्वाला शक्ति बढ़ाने वाला औषधि, ज्वाला तत्व के अलौकिक प्रभाव को 3 घंटे तक बढ़ा सकता है। कीमत 2 छिपे हुए अंक। ईगल आई पोशन, दृष्टि क्षमता को 30% तक बढ़ा सकता है, साथ ही अंधापन पैदा करने वाले प्रभावों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। 8 घंटे तक प्रभावी रहता है। कीमत 2 हिडन पॉइंट्स। सच कहें तो फिलहाल मिंग फैन के लिए बाकी की जानकारी का कोई खास उपयोग नहीं है। मिंग फैन के पास ज्वाला तत्व की कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। ईगल आई पोशन का असर बुरा नहीं है, लेकिन मिंग फैन की चेतना अब इतनी मजबूत है कि वह रक्त धुंध का पता लगाने के लिए दृष्टि पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। नीचे की ओर देखते रहने पर भी मिंग फैन को अभी भी कुछ खास इच्छा नहीं है। मिंग फैन एक्सचेंज मॉल को बंद करने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर कोने में किसी चीज पर पड़ी। बैरेट एंटी मटीरियल स्नाइपर राइफल 12.7 मिलीमीटर कैलिबर की कवच भेदी स्नाइपर गोलियां दागती है। यह एक शक्तिशाली स्नाइपर राइफल है जिसमें कवच भेदने की असाधारण क्षमता है। छिपे हुए अंक 3। धत्तेरी की। मिंग फैन को गहरा सदमा लगा। ये सिस्टम वास्तव में इतने शक्तिशाली हथियार के बदले में सीधे तौर पर सौदा कर सकता है। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि हथियारों का आदान प्रदान करना है? क्या मास्टर को इसकी आवश्यकता है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप फिलहाल इसका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसकी अनुशंसा नहीं की। मिंग फैन ने व्यवस्था को दोष नहीं दिया, बल्कि उसने कहा कि व्यवस्था पुरुषों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाती है। कौन सा आदमी बैरेट स्नाइपर राइफल को हाथ में पकड़ना नहीं चाहेगा? भले ही अभी इसका इस्तेमाल ना हो रहा हो, लेकिन इसे हाथ में लेकर देखना कितना शानदार लगता है। याद रखना, अगर भविष्य में ऐसा कोई हथियार अदला बदली के लिए उपलब्ध हो तो मुझे तुरंत सूचित करना। समझ गया। सिस्टम ने इसे सीख लिया है। कितना अच्छा। आदान प्रदान के बाद अचानक मिंग फैन के हाथ में एक गहरे काले रंग की एंटी मटीरियल स्नाइपर राइफल दिखाई दी। घोर काले रंग की बंदूक का बाहरी आवरण हिंसा के अतिरंजित सौंदर्य को चरम सीमा तक दर्शाता है। मिंग फैन गोली के शरीर में घुसने और उसके चीरने से होने वाले विस्फोट की सुंदरता की कल्पना कर सकता है। मिंग फैन ने बंदूक के शरीर को छूते ही अनजाने में अपनी सांस रोक ली। कोई भी व्यक्ति स्नाइपर राइफल के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता। अचानक एक बात दिमाग में आई, क्या बदले में मिली वस्तुएं भी महत्वपूर्ण परिणाम दे सकती हैं? अगर ऐसा हो सके तो कितना बढ़िया होगा। सिस्टम, क्या ये चीज क्रिटिकल हिट्स लौटा सकती है? हैरानी की बात है कि सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। बोलते क्यों नहीं? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तुम पहले ऐसे नहीं थे। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्या आप बीमार हैं? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लगातार सवाल पूछने पर भी कोई जवाब न मिलने पर मिंग फैन ने अपना सिर खुजलाया। ये सिस्टम क्या कर रहा है? अचानक सिस्टम ने अपनी आवाज धीमी कर दी और कमजोर स्वर में कहा, मास्टर, मॉल में लेन देन की गई वस्तुओं के बदले क्रिटिकल हिट लौटाना सिस्टम के नियमों का उल्लंघन है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं निश्चित रूप से मना कर दूंगा। लेकिन आखिरकार मैं तो बस एक छोटा सा सिस्टम हूं। क्या ठीक है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। कार्यस्थल पर कई वर्षों तक काम करने वाले एक सामाजिक प्राणी के रूप में मिंग फैन इसे तुरंत समझ गया। इस प्रणाली का अर्थ बहुत स्पष्ट है। सैद्धांतिक रूप से यह एक त्रुटि है और इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। यदि स्वामी पूछेगा तो सिस्टम निश्चित रूप से मना कर देगा। लेकिन यदि स्वामी बिना पूछे इसका उपयोग करता है तो सिस्टम इस पर ध्यान नहीं देगा। मिंग फैन ने सिस्टम की खूब तारीफ की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वाकई एक ऐसी प्रणाली है जो खुद को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ये वास्तव में बहुत ही स्मार्ट है। यह अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। हाथ में बंदूक होने पर वह खुद को रोक नहीं पाता। भले ही उसकी महिला सो रही हो, उसे किसी न किसी को जगाना ही पड़ता है। चेन याओ के कमरे में आया। वाह वाह वाह, मेरे पति गहरी नींद में सो रहे हैं। आधी रात को काम मत करो। बस मुझे बंदूक को खोलने में मदद करो। नहीं, ये खोलने की प्रक्रिया के दौरान बीच में ही उल्टी कर देगा। चेन याओ जाग उठी और उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। मोटी स्नाइपर राइफल को देखकर उसने अपनी आंखें मली और पाया कि यह सचमुच एक असली चीज थी। पतिदेव, आपको ये गोला बारूद कहाँ से मिला? उत्साह से भरी हुई उसने अपना चेहरा धोया और काम शुरू कर दिया। हर बार जब तारों को खोला और जोड़ा जाता था तो 100,000 गुना प्रतिफल प्राप्त हो सकता था।
कई बार ऐसा होने के बाद मेंग फैन ने वह आवाज सुनी जिसका उसने सपना देखा था। देवी ने बैरेट एंटी मटीरियल स्नाइपर राइफल का सेवन किया, रिटर्न क्रिटिकल स्ट्राइक प्रभाव को सक्रिय किया और उन्नत बैरेट एंटी मटीरियल स्नाइपर राइफल डिस्ट्रॉयर प्राप्त की। बिंगलिंग पक्षी ने अजीबोगरीब आवाज में रोया और उत्परिवर्तित गौरियों का एक समूह मेंग फैन की ओर उमड़ पड़ा। तुम्हें धिक्कार है, तुम मौत को दावत दे रहे हो। मैं कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उकसाए जाने पर मैं कछुए की तरह शांत हो जाऊंगा। मेंग फैन उन दो बेवकूफों जैसा नहीं है। तुरंत असॉल्ट राइफल निकालें और पक्षियों के झुंड पर ट्रिगर दबा दें। सामान्य गोलियों से उत्परिवर्ती गौरियों को सीमित क्षति पहुंचती है, लेकिन मेंग फैन के हथियारों को क्रिटिकल हिट लौटाने की क्षमता से मजबूत किया गया है और ये सभी कवच भेदी गोलियां हैं। जिन स्टील के पंखों पर पक्षियों को गर्व था, वे कागज के कवच की तरह थे जो मेंग फैन की गोलियों से पल भर में भेद गए। पक्षियों को गोलियों ने तब तक छलनी कर दिया जब तक वे पास भी नहीं पहुंच पाए थे। आकाश में पंख उड़ने लगे और पक्षी इधर उधर भागने लगे और चीखने लगे। चिज्जी, चील की चीख जैसी तेज आवाज के साथ बर्फीले पक्षी ने मेंग फैन को क्रोधित कर दिया। उसने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। उसके शरीर के चारों ओर बड़ी संख्या में बर्फ के क्रिस्टल संघनित होकर बर्फ के कवच की एक परत बन गए। उसके पंख बर्फ की तलवारों में बदल गए और वह बिजली की तरह मेंग फैन पर झपटा। संघनित बर्फ के क्रिस्टलों ने उसके पंखों को बर्फ के ब्लेड में बदल दिया और कोई भी प्रतिद्वंद्वी उसके हाथों मौके पर ही मारा जाता। उसके सभी पूर्व प्रतिद्वंद्वी उसके पेट में स्वादिष्ट भोजन बन चुके हैं। चिजी, आसपास मौजूद उत्परिवर्तित गौरैया जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिससे उनकी पूरी उत्तेजना जाहिर हो रही थी। कुछ लोग पहले ही पानी में गोता लगा चुके हैं और मेंग फैन के सबसे कोमल और नाजुक आंतरिक अंगों को छीनने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगले ही पल गोता लगा रहा आइसबर्ड अचानक अपना सिर हिलाने लगा, क्योंकि मेंग फैन के हाथ में मौजूद डिस्ट्रॉयर के मोटे मुंह ने इसे पहले ही लॉक कर दिया था। मैं तुम्हें निराश कर दूंगा। टकराना। गोली सीटी बजाती हुई आसमान को चीरती हुई निकल गई। बर्फीले पक्षी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे खतरे का आभास हुआ, लेकिन वह इतनी तेज गति से दौड़ रहा था कि रुक नहीं सका। एक जोरदार धमाके के साथ स्नाइपर का गोला आइसबर्ड से टकराया और फट गया। शरीर के चारों ओर जमी बर्फ की मोटी परतें फट गईं और अलग अलग आकार के बर्फ के टुकड़े हवा में उड़ गए। पूरी तरह झुलसी हुई बर्फ की चिड़िया विस्फोट से स्तब्ध रह गई। उसने अपनी आंखें घुमाईं और सीधे नीचे जंगल में गिर पड़ी। लेकिन मेंग फैन का अभी रुकने का कोई इरादा नहीं था। वह तेजी से कदम बढ़ाते हुए छत के किनारे तक पहुंचा, डिस्ट्रॉयर को उठाया और गिरते हुए पेड़ों पर निशाना साधते हुए लगातार गोलियां चलाने लगा। बूम बूम बूम। स्नाइपर के गोले के विस्फोट की गर्जना पेड़ों में गूंज उठी। लकड़ी का बुरादा और टूटी हुई शाखाएं चारों ओर उड़ गईं और पूरी झाड़ी टुकड़े टुकड़े हो गई। फिर उसने अलग अलग छोटे नेपाम बम निकाले और उन पर बमबारी की। मेंग फैन का केवल एक ही सिद्धांत है, खुद मुसीबत मत खड़ी करो, लेकिन अगर तुमने मुसीबत खड़ी की तो दूसरे को मौत की सजा दो। ऐसी सजा जिसमें राख भी उड़ जाए। पूरा जंगल आग के सागर में बदल गया और उसमें छिपे हुए विकृत पेड़ और मानव मकड़ियां तुरंत नष्ट हो गईं। खून की एक बड़ी मात्रा झुंड की तरह मेंग फैन के शरीर में समा गई। आकाश में पहले जो शोर था वह पल भर में सन्नाटे में बदल गया। जी जी, ची 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 ची। कुछ क्षण पहले तक सभी रूपांतरित गौरैया स्वादिष्ट भोजन बांटने के लिए तैयार थी, लेकिन अब वे असमंजस में हैं। यह नहीं, बॉस, क्या आप जीवित हैं? टकरा जाना। पंखों के फड़फड़ाने की कर्कश आवाज सुनाई दी और पक्षी सभी दिशाओं में भाग गए। मेंग फैन ने नीचे बिंग लिंग के ऊपर जोर से थूका। धिक्कार है, मुझे तुम्हारी बुरी आदतों की आदत हो गई है। यह अफसोस की बात है कि आसमान में दागा गया निशाना उसके बर्फ के क्रिस्टल कवच में फंस गया और बाद में जोड़ी गई मशीन गन से यह पुष्टि नहीं हो सकी कि आइसबर्ड मरा था या नहीं। वह मुड़ा और एम्पाई को लेने के लिए नीचे गया। जाओ और देखो कि वह बर्फीला पक्षी मर गया है या नहीं। एम्पाई खुशी से दौड़कर नीचे चली गई। जब मेंग फैन घर लौटा तो उसने टोंग लू और सुई यूटिंग को खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हुए देखा। उन्होंने अपना सामान उतारा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ कौन सी अच्छी बात हुई है कि तुम इतने खुश हो? मालिक, पतिदेव, आप खुद अनुमान लगाए। दोनों खुशी खुशी मेंग फैन की ओर दौड़े और एक दूसरे को गले लगा लिया। चेन याओ भी मुस्कुराते हुए पास आ गई। तीनों लोगों के चेहरों पर हंसी देखकर मेंग फैन कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसे अपनी बाहों पर भारीपन महसूस हुआ। तुम दोनों जाग गए हो। ओह, मैंने सोचा कि मैं अपने पति को सरप्राइज दे सकती हूँ। दोनों के चेहरे पर निराशा के भाव साफ झलक रहे थे। यह आश्चर्य की बात क्यों नहीं है? मेंग फैन ने सिस्टम खोला और पाया कि दोनों लोगों की जानकारी बदल गई थी। सुई यूटिंग की जागृत शक्ति शारीरिक शक्ति में वृद्धि है। कुछ हद तक ली होंग से मिलता जुलता है, जिसे मेंग फैन ने बुरी तरह हराया था। सामान्य जागृत लोगों की तुलना में इसकी शारीरिक शक्ति कहीं अधिक है। ठीक होने की क्षमता भी अधिक है। संयोगवश सुई यूटिंग अपेक्षाकृत युवा थी और उसकी शारीरिक शक्ति कम थी। इसी बात ने उसकी कमियों की भरपाई कर दी। टोंग लू की क्षमता बहुत ही व्यवहारिक है। पवित्र प्रकाश से उपचार मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके लक्ष्य के घाव और शारीरिक पुनर्प्राप्ति की गति को तेज कर सकता है। इसे एक दिशा परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है जो पूरी टीम की आत्मरक्षा क्षमता को बढ़ाता है।
लेकिन इनमें से किसी बात का कोई महत्व नहीं है। मुख्य बात यह है कि दोनों के गुणों में सुधार हुआ है, जिसका अर्थ है कि मिंग फैन भविष्य में और भी बेईमानी से खेल खेल सकता है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। चलो पहले मैं तुम्हारे शरीर की ताकत की परीक्षा ले लेता हूँ। अरे नहीं, सुबह सुबह अपने पति के साथ कार में मत बैठो। पतिदेव चले जाए, इस कार को चलाने में पूरा दिन लग जाएगा। मुझे ये कार नहीं चाहिए। लेकिन वे दोनों मिलकर भी मिंग फैन का मुकाबला नहीं कर सके। वे मिंग फैन के हाथों में मुर्गियों की तरह फंस गए और उसने उन्हें 2 बार जोर से चूमा। जागने के बाद मुझे बिल्कुल अलग महसूस हुआ। यहाँ तक कि सब कुछ अधिक लचीला हो जाता है और बेहतर महसूस होता है। और भी नम। ओह मेरे प्यारे, कृपया मुझे चुटकी मत काटो। अगर तुमने मुझे चुटकी काटी तो ये खत्म नहीं होगा। बहन याओ याओ, आओ और हमें बचाओ, मेरे पति एक बड़े राक्षस में बदलने वाले हैं। दोनों ने चेन याओ से मदद मांगी। चेन याओ ने मौका पाकर मिंग फैन को पीछे से सोफे पर धक्का दे दिया। तीनों ने तुरंत लड़की का हाथ पकड़ा और बाहर चले गए। तीनों की हंसी मिंग फैन के कानों में गूंज रही थी। डार्लिंग, तुम घर पर अकेले ही खेलो, चलो बाहर खेलने चलते हैं। जाओ और मेरी शक्तियों को आजमा कर देखो कि वे काम करती हैं या नहीं। अब से हम भी महाशक्तियों वाले लोग होंगे। मिंग फैन के चेहरे पर मुस्कान थी। असल में चेन याओ के जागृत होने से टोंग लू और सुई यूटिंग लंबे समय तक ईर्ष्या करते रहे। अब जब मैं आखिरकार जाग गया हूं तो मुझे तो निश्चित रूप से बहुत खुशी होगी। इसे रोकना भी मत। लेकिन एक बात ऐसी थी जो मिंग फैन को अजीब लगी। वे लू जियाकी के साथ भूमिगत गराज की सफाई करने गए और कई दिनों तक सोए रहे। झपकी लेने के बाद वे अचानक क्यों जागे? मेरे आसपास कोई अज्ञात बदलाव जरूर हो रहा होगा। सोच समझकर फैसला लें। बदलावों की बात करें तो मैं कल ही 2 खूबसूरत अभिनेत्रियों यू इक्सुआन और यू असाकुरा को वापस लेकर आया हूँ। यू असाकुरा को अकेले ही ऊपर फेंक दिया गया था और एम्पाई द्वारा उसकी पहरेदारी की जा रही थी और केवल यू इक्सुआन ही वहां रह गई थी। उसकी नजरें अनजाने में बालकनी की ओर चली गईं। छोटा सा सुअर का बच्चा यू इक्सुआन बेडरूम में गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन कल उसके साथ छेड़छाड़ करने के बाद भी बालकनी में फल और सब्जियां आज भी तेजी से बढ़ रही हैं और रूपांतरित फल और भी अधिक सुंदर होते जा रहे हैं। क्या इसका संबंध यू इक्सुआन की क्षमता से हो सकता है? इसी दौरान अचानक मिंग फैन के मोबाइल फोन की घंटी बजी। दरअसल यह एक अज्ञात नंबर से आया संदेश था। माफ कीजिए, क्या आप भाई मिंग फैन हैं? मैं फैन कियान कियान हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। समय आधा घंटा पहले का हो जाता है। कियान कियान रात के खाने के लिए बाहर गई है। ये घटिया चीजें दोबारा खाकर मेरा मन भर गया। मुझे उम्मीद है कि पाठक हमारे डोमेन नाम ताइवान नॉवल नेटवर्क टूऑन.com को याद रखेंगे। लुओ यू जो सामान लाया था उसे देखकर फैन कियान कियान ने अपनी आंखें घुमाईं। पानी में भीगे हुए नाश्ते के बिस्कुट किसी की उल्टी जैसे दिख रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति ने एक छोटा कटोरा लौटाया। बस थोड़ा सब्र रखो, हमारे पास बस इतना ही है। जियाजिया ने इतना ही दिया है और मैंने अपना सारा खा लिया है। लुओ यू ने जोंग जियावेन को कृतज्ञता से देखा। थोड़ा सा सुअर का खाना तुम्हें इतना प्रभावित कर गया? क्या उसके बेवकूफ प्रेमी ने कल यह नहीं कहा था कि वह हमें तुरंत बचाने आएगा? वह कहाँ है? मैं पूरी दोपहर बेवजह खुश होती रही। तुम ऐसे क्यों हो? शायद वह भी तैयारी कर रही हो। तो तुम्हें जोंग जियावेन से कहना चाहिए कि वह अपने बेवकूफ प्रेमी को फोन करके समझाए। वह इतनी सुस्त क्यों है? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ बिताया गया हर मिनट हमारे लिए खतरा बढ़ाता जाएगा? लुओ यू अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने न्यायपूर्ण लहजे में कहा, इसके अलावा वे जियाजिया को बचाना चाहते हैं। हमें बचाने का वादा करना एक एहसान है, कर्तव्य नहीं। हम इतनी बड़ी मांग कैसे कर सकते हैं? हा, बहुत खूब कहा। तो फिर तुमने मुझे बताया ही क्यों और मुझे उम्मीद क्यों दिलाई? सीधे सीधे कह देते कि तुम्हारा मुझे बचाने का कोई इरादा नहीं है, बात खत्म। सौम्य स्वभाव वाली जोंग जियावेन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और तुरंत बीच में टोकते हुए बोली, कियान कियान, बहस करना बंद करो। ठीक है, अब और बहस नहीं। तुम दोनों को भूख अच्छी लगती है, ये सुअर का खाना खुद ही खा लो। फैन कियान कियान को बेडरूम में प्रवेश करते और दरवाजा जोर से बंद करते देख जोंग जियावेन और लुओ यू केवल असहाय होकर आहें भर सके। बेडरूम में छिपी हुई फैन कियान कियान ने पीछे मुड़कर अलमारी से ओरियो बिस्कुट का एक पैकेट निकाला और उसे अकेले ही खा लिया। अपनी अलमारी में स्नैक्स से भरा एक बड़ा बैग देखकर फैन कियान कियान को बहुत गर्व हुआ। सौभाग्य से मैंने दूरदर्शिता दिखाए और अपने स्नैक्स छिपा लिए और उन्हें बताया कि स्टॉक खत्म हो गया है, अन्यथा मुझे उन्हें उन दोनों के साथ साझा करना पड़ता। लेकिन वे भी बेवकूफ हैं, उन्होंने सचमुच इस पर विश्वास कर लिया। हा। यहाँ तक कि यह लियू जियांग भी शायद भरोसेमंद नहीं है और हम यहाँ यूं ही बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते। फैन कियान कियान ने आधा बिस्कुट खुद ही खाया और जल्दी से बचे हुए टुकड़े साफ करके कोई हल निकालने के बारे में सोचने लगी। अचानक एक विचार मन में आया। उसने पहले भी लियू जियांग को देखा था और वह तो बस एक निकम्मा आदमी था। जोंग जियावेन के सामने तो वह बिल्कुल बेकार था। अगर सच में उसका सामना किसी बड़ी चीज से हो जाता तो वह यकीनन सबसे तेज भागता। इसलिए शुरू से ही फैन कियान कियान को विश्वास नहीं था कि लियू जियांग लोगों को बचाने के लिए वापस आएगा। लेकिन कल जब उन्होंने कहा कि वे लोगों को बचाने आए हैं तो वे पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए थे।
क्या यह आत्मविश्वास उन्हें उनके बहनोई ने दिलाया होगा? क्या उसका बहनोई बहुत शक्तिशाली है? ऐसा ही होना चाहिए, वरना ये घटिया चीज खास तौर पर उसके साले का जिक्र क्यों करती? फैन कियान की आंखों में चमक आ गई और उसे लगा कि उसने कुछ असाधारण खोज लिया है। वह तेजी से सोचने लगी। अगर लियू जियांग सचमुच लोगों को बचाने आया होता तो वह निश्चित रूप से जोंग जियाविन को अपने साथ ले जाता, लेकिन 2 पुरुषों के लिए 3 महिलाओं की रक्षा करते हुए उन्हें सुरक्षित निकालना बहुत मुश्किल होता। जोंग जियाविन निश्चित रूप से लुओ यू को चुनकर मुझे छोड़ देगा। नहीं, मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। उसने तुरंत सोचा, शायद मैं पहले लियू जियांग के बहनोई से निजी तौर पर संपर्क कर सकता हूँ। क्या उसके साथ अच्छे संबंध बनाकर उसे लुओ यू को छोड़ने और नाजुक समय में खुद को बचाने का विकल्प चुनने दिया जा सकता है? यह कोई समाधान नहीं है। इसे कर ही डालो। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और कोमल स्वर में बात की। जियांग, क्या तुम वहां हो? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम्हारा जीजा बहुत शक्तिशाली है? लियू जियांग को कुत्ते की जंजीर से आग से बचने वाली सीढ़ी पर बांध दिया गया था। मेंग फैन ने कहा कि वह तीनों लोगों की हालत स्थिर कर देगा, और वह बिना किसी हिचकिचाहट के वहां पहुंच गया। बेशक मेरे जीजाजी कमाल के हैं। वो सबसे कुशल जादूगर हैं। मकड़ियों को मारना उनके लिए मुर्गियों को मारने जितना आसान है। उनके पास बंदूक भी है। वो आपको भागने में जरूर मदद करेंगे। बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। मेरे जीजाजी ने कहा कि उन्हें 2 और दिनों की तैयारी करनी होगी। वह एक जागृति लाने वाला व्यक्ति है और उसके पास बंदूक है। ये सुनकर फैन कियान उत्तेजित हो गई और उसे चरम सुख का अनुभव हुआ। उसने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। तो क्या आप मुझे अपने बहनोई का फोन नंबर दे सकते हैं? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? लियू जियांग थोड़ा सतर्क हो गया। कुछ नहीं, आपको पता है कि यहाँ 3 महिलाएं हैं, लेकिन आप और आपके बहनोई तो सिर्फ 2 लोग हैं। 2 लोगों के लिए 3 लोगों की रक्षा करना शायद मुश्किल होगा। मैं पहले आपके जीजाजी से बात करना चाहता हूँ। आपसे विनती है, ठीक है, कृपया। मुझे पता है कि जब तुम जियाजिया को कुछ देने आए थे तब तुमने मेरी बहन की अंडरवियर चुराई थी। क्या तुम मेरे साथ ऐसा करना चाहते हो? मुसीबत से निकलने के बाद मैं तुम्हें संतुष्ट करने का मौका ढूंढ लूंगी। कैसा रहेगा? फैन कियान बिगड़े हुए बच्चे की तरह व्यवहार करने लगी और उसने तस्वीरों का एक सेट भी भेज दिया। एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म, काली स्टॉकिंग्स और हाई हील्स, उसकी आंखों की मोहकता किसी भी पुरुष को मौत के मुंह में धकेल सकती है। लियू जियांग को वहीं पर उत्तेजना महसूस हुई। अरे यार, तुम अचानक से मेरे साथ ये खेल खेलने लगे। वह फैन कियान का मतलब समझ गया। इसका मतलब था मेंग फैन से पहले ही संपर्क करके अपनी वापसी को मजबूत करना। दुर्भाग्यवश मेंग फैन का वहां जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। उसका इस पर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अचानक उसके मन में एक विचार आया। मेंग फैन जोंग जियाविन को केवल अपना पिशाच टिड्डी पर्यवेक्षक मानता था, और वह उसके लिए महज एक संपर्क उपकरण था। जब पिशाच टिड्डे जोंग जियाविन और अन्य लोगों को मार डालेंगे तो वह भी जीने का मूल्य खो देगा। उस समय वह लुओ तियान्यू, लियू लिनलिन, लियांडोंग, वांग फोंग, लियू देजू और अन्य लोगों की तरह राक्षसों का भोजन बनने के लिए बाहर फेंक दिया जाएगा। लियू जियांग फैन कियान की काबिलियत जानता था कि वह जन्मजात कामुक थी। अगर वह उसे बहकाने देता तो शायद वह मेंग फैन को अपने जाल में फंसा सकती थी। इस तरह वह अपनी वफादारी के प्रतीक के रूप में जोंग जियाविन को भाई मेंग को दे सकता था। हो सकता है कि आपको लू जियाकी की तरह दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। ये सोचकर लियू जियांग ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं तुम्हें बता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे बहनोई को रिझाने के लिए अपनी सारी तरकीबें आजमाओगी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उससे निपटना आसान नहीं है, और उसने कई खूबसूरत हसीनाओं को अपने वश में कर रखा है। क्या तुम मुझे नहीं जानते? वैसे भी तुम अभी जवान हो और समझते नहीं हो। पुरुष कभी भी महिलाओं से संतुष्ट नहीं होते। घरवाली चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उन्हें हमेशा दूसरी वाली ही सबसे ज्यादा पसंद आएगी। इसके अलावा अगर मैं कोशिश करूं तो तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अगर यह काम कर गया तो तुम्हें अपनी बहन के साथ सेक्स करने का मौका मिल सकता है। कितना बढ़िया है ना? लियू जियांग चालाक थी। धिक्कार है, वह सचमुच एक चरित्रहीन औरत है। हालांकि वह अब थका हुआ और भूखा है, फिर भी लियू जियांग फैन कियान को नीचे गिराकर उसे सबक सिखाने के लिए उत्सुक है। हो गया। दोनों की आपस में अच्छी बनती थी और लियू जियांग ने फोन फैन कियान को दे दिया और फिर पिछली घटना घटित हुई। भाई मिंग, मेरा नाम फैन कियान है और मैं जोंग जियाविन की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं सुंदर हूँ? क्या आप मुझे पसंद करते हैं? भाई, जब तक तुम मुझे बचा लोगे, मैं भविष्य में तुम्हारी ही रहूंगी। तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। मैं बहुत कुछ करने में सक्षम हो जाऊंगी। हे भगवान, कृपया आकर हमें बचाओ, हम सचमुच बेबस हैं। लगातार संदेश आते रहे और कई तस्वीरें भी थीं। काले रेशमी एयर होस्टेस सूट, काले रेशमी सस्पेंडर पजामा, विभिन्न प्रकार के स्विमसूट शो और यहाँ तक कि कामुक अंडरवियर भी। कोई बात नहीं क्या? मेंग फैन मुंह में सिगरेट लिए सोफे पर बैठा था और चुपचाप फैन कियान को फोन पर अजीबोगरीब बातें करते और छेड़छाड़ करते हुए देख रहा था। मुझे कहना पड़ेगा कि फैन कियान अपने किरदार से परे वाकई बहुत शानदार हैं।
लंबे गहरे लाल बाल, धधकते लाल होंठ और सुगठित शरीर। उसकी पतली कमर बेहद आकर्षक थी और जब वह मुड़ती थी तो वह जानलेवा लगती थी। असाकुरा यू की तरह ये दोनों भी सुकुबस स्तर की हैं। लेकिन वह दूसरी दुनिया की सुकुबस है और यह मानव दुनिया की सुकुबस है। सिस्टम ने कहा कि इन तस्वीरों को सौंदर्यीकृत नहीं किया गया है और उच्च रेटिंग दी। पत्नी होने की बात भूल जाए, लेकिन उसके साथ यौन संबंध बनाना बहुत ही सार्थक है। भाई, मैंने आपको जो तस्वीरें दी हैं वे सब असली हैं। अगर आपको वाकई पसंद नहीं है तो आप अभी वीडियो के माध्यम से मेरे साथ सामान की जांच कर सकते हैं। कृपया मुझे एक मौका दें। हे, मैंने आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया है। अभी भी फ्लर्ट कर रहे हैं? खैर, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है और मैं एक ऐसा कमीना हूं जो इसका फायदा नहीं उठाता। ठीक है। इन दो शब्दों को देखकर फैन कियान बहुत खुश हुई। मैंने तुरंत वीडियो अनुरोध भेजा। कॉल कनेक्ट होते ही मेंग फैन को लगा कि वह सही जगह पर आ गया है। वीडियो कनेक्ट होते ही कैमरे के ठीक सामने बेहद आकर्षक चटक लाल होंठ दिखाई दिए। वह मनमोहक जीभ एक विषैले सांप की तरह थी जो अपनी जीभ बाहर निकाल रहा हो और स्क्रीन के सामने बार बार लिपट रहा हो। जैसे ही लाल होंठ पीछे हटे, बिस्तर के सिरहाने पर घुटनों के बल बैठी फैन कियान सामने आई, जिसके लंबे बाल एक कंधे पर गिरे हुए थे और उसका काया मनमोहक था। एयर होस्टेस का क्लासिक सूट। कई खूबसूरत महिलाओं के बीच भी फैन कियान निस्संदेह एक खूबसूरत महिला हैं। हालांकि वे दोनों असाकुरा यू की तरह बेहद आकर्षक हैं। असाकुरा यू अभी भी थोड़ी अपरिपक्व है और यह सचमुच पका हुआ आड़ू, चाहे आप इसे कहीं से भी काटें, इसका स्वाद एकदम सही होता है। फैन कियान भी मन ही मन हैरान थी। लियू जियांग के जीजाजी कितने सुंदर हैं। तस्वीर के बैकग्राउंड में एक बड़ा सा डुप्लेक्स फ्लैट है जो साफ सुथरा है। उनके किराए के घर की तुलना में ये सचमुच स्वर्ग जैसा है। उसने और भी अधिक मेहनत से प्रदर्शन किया। फैन कियान बेहद आत्मविश्वासी हैं। ये स्प्लिट स्क्रीन और एंगल उनके लंबे समय के चिंतन का परिणाम है जो पुरुषों की सबसे आदिम प्रवृत्ति को जगाने के लिए पर्याप्त हैं। मुझे नहीं लगता कि मेंग फैन झांसे में नहीं आएगा। लेकिन मेंग फैन ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तथाकथित रहस्यमय उपहार बस यही है। चूंकि आप मुझे खेलने दे रहे हैं तो क्यों ना हम बड़ा खेल खेलें। मेंग फैन की छेड़छाड़ और मजाक सुनकर फैन कियान का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। क्या वह सोच रहा होगा? एक अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते फैन कियान निश्चित रूप से जानती है कि पुरुषों को आकर्षित करने में रहस्य कितना महत्वपूर्ण होता है। नहीं, अगर उसे घूरा जाएगा तो वह भविष्य में मेंग फैन को आकर्षक नहीं लगेगी। इससे पहले कि वह इससे निपटने का तरीका समझ पाती, उसने फिर से मेंग फैन को ताना मारते हुए सुना, यह उबाऊ है। अगर तुम अपना कवच नहीं उतारोगी तो मैं मर जाऊंगी। फैन कियान चिंतित दिख रही थी। भाई, चिंता मत करो, मैं अभी शुरू करता हूँ। मनमोहक मुस्कान के साथ वह कैमरे के सामने मोहक अंदाज में नाचने लगी। भाई, क्या तुम संतुष्ट हो? लेकिन मेंग फैन फिर भी संतुष्ट नहीं थी। इतना ही काफी नहीं है, मेरे लिए अपनी कमर मटकाओ। क्या आपको पेंडुलम घुमाना आता है? पहले मेरे लिए 100 बार करके दिखाओ और 100 स्क्वैट्स ... मेंग फैन ने तरह तरह के अनुरोध करने शुरू कर दिए और फैन कियान से विभिन्न ज्ञान की समीक्षा करने को कहा। उसे इसमें बहुत आनंद आया। फैन कियान द्वारा नियंत्रित ले पलक झपकते ही पूरी तरह से मेंग फैन के हाथों में आ गई। फैन कियान को कड़वाहट महसूस हुई, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन मेंग फैन को अभी पूरा मजा नहीं आया था। ड्रेसिंग टेबल पर रखी कलिंग कंघी की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, इसका इस्तेमाल करके मेरे बाल संवार दो ताकि मैं देख सकूं। अपने बालों में कंघी करना। ये सुनकर फैन कियान को बिजली का झटका लगा, लेकिन उसने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। क्यों रुके? आपके बाल उलझ गए हैं? तो फिर मैं मर जाऊंगा। नहीं, मैं कंघी कर लूंगी। अंततः एक क्षण में वह टूट गई और जोर जोर से रोने लगी। आंसुओं से रजाई का एक बड़ा हिस्सा भीग गया। कैमरे के सामने आखिरकार मेंग फैन मुस्कुराई। हाँ, मेरे साथ खेलने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। लेकिन इस बार मुझे बहुत मजा आया। जब फैन कियान ने मेंग फैन को मुस्कुराते हुए देखा तो उसने आखिरकार राहत की सांस ली और जल्दी से दांव बढ़ा दिया। भाई, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे पीछे चलूंगा। तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। तुम मेरे बाल भी खुद बना सकते हो, ठीक है? वाह वाह वाह, कृपया, मैं केवल आप पर ही भरोसा कर सकता हूँ। फैन कियान के गाल अब भी मदहोश कर देने वाली लालिमा से भरे हुए थे और वह दयनीय ढंग से रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और मुझे नहीं पता था कि वह चिंतित थी, डरी हुई थी या फिर मेंग फैन की वजह से खुश थी। यह अफसोस की बात है कि मेंग फैन शुरू से ही बिना पैसे लिए खेलना चाहता था। लेकिन वह फैन कियान के लिए एक संदेश छोड़ना नहीं भूले। हाँ, मैं आपको जल्द से जल्द बचाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इन कुछ दिनों में पिशाच टिड्डियों पर नजर रखने में मेरी मदद करें और अगर कोई असामान्य हलचल दिखे तो मुझे तुरंत बताएं। ठीक है भाई, मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। वीडियो अटक गया था। हाँ, ये बहुत बढ़िया है, मैं बच गया। फैन कियान बिस्तर पर आनंद से झूम रही थी। ये काम झूंक जियाविन का होना चाहिए था, लेकिन अब इसे उसे सौंप दिया गया था। मुझे पदोन्नति पाने में सफल माना जाना चाहिए। मुझे इतना दबा दिया गया था कि मेरा रोने का मन कर रहा था।
उसकी आंखों में और भी अधिक गर्व झलक रहा था। लुओ यू, तुम बेवकूफ। जब मैं अपने भाई के पीछे जाता हूं तो तुम बस यहाँ फेंके जाने का इंतजार करो ताकि तुम्हें राक्षसों का भोजन बनाया जा सके। बड़े से फ्लैट में मिंग फैन शांति से सोफे पर बैठ गया और उसने अपना फोन नीचे रख दिया। वो पति तो बहुत परेशान करने वाला है। किसी को बीच में ही चुनौती देना, सिर्फ आपके और अन्य महिलाओं के साथ खेल खेलने के लिए। शेन यानरान का चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था, उसने अभी अभी सब कुछ देख लिया था। इस पे इतना गुस्सा आ रहा है। वह चीख पड़ी, क्योंकि मिंग फैन ने उसे उठाया और फिर नीचे रख दिया था। उसका सुंदर चेहरा पल भर में लाल हो गया और यह स्पष्ट था कि वह तुरंत टूट गई थी। मिंग फैन के चेहरे पर शरारत और हल्की मुस्कान थी। क्या मेरे पति कुछ ज्यादा ही हैं? वो मेरा पति मुझे तंग करता है, मैं अपने माता पिता को ढूंढने जा रही हूँ। शेन यानरान फूट फूट कर रोई, बहुत दुखी होकर रोई। मिंग फैन आह भरे बिना नहीं रह सकी। वाह, हर दिन कितना खूबसूरत और संतुष्टिदायक होता है। अचानक उसके बगल में लगे इंटरकॉम से चेन याओ की आवाज सुनाई दी, बहुत कम ही गंभीर। प्रिय, हमें कुछ मिला है, हमारे पूर्वी द्वार पर आओ। मिंग फैन का चेहरा गंभीर था। चेन याओ हमेशा शांत स्वभाव की रहती थी और आपातकालीन स्थिति को छोड़कर वह उससे इस लहजे में बात नहीं करती थी। अभी तुरंत, मैं जल्दी से खाना खा लूंगा और काम जल्दी खत्म हो जाएगा। कार्दशियन परिवार की वह लड़ाई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ब्रेनबेरीज। शेन यानरान डर गई थी। अरे बुरा पति... अपने उपकरण बदलने के बाद मिंग फैन तेजी से पोजीशन लेते हुए चेन याओ की ओर बढ़ा। चेन याओ, सुई यूटिंग और टोंग लू के अलावा लू जियाकी और उनकी टीम भी वहां मौजूद थी। यहां तक कि वांग कई भी गंध का पीछा करते हुए किसी चीज को सूंघ रहा था। भाई मिंग यहाँ हैं। नमस्कार भाई मिंग। मिंग फैन को देखते ही लोगों के एक समूह ने तुरंत सम्मान का भाव दिखाया। पहले तो वे असंतुष्ट थे, लेकिन लू जियाकी के साथ काम करने के पिछले कुछ दिनों में मिंग फैन ने न केवल वादे के अनुसार उन्हें हर दिन भोजन और पानी दिया, बल्कि निरीक्षण के दौरान कई लोगों को जागरूक भी किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें कई महिलाएं भी हैं, लेकिन मिंग फैन कभी भी कोई अनुचित मांग नहीं करता है। बेशक इसका मुख्य कारण यह है कि वे थोड़ी बदसूरत हैं, लेकिन ये बात इन महिलाओं और उनके पतियों को मिंग फैन के प्रति कृतज्ञ होने से नहीं रोकती। मिंग फैन भी ऐसा करने में प्रसन्न है। सभी मिलकर पारस्परिक लाभ वाले परिणाम प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। यह एक सकारात्मक चक्र है, अन्यथा इतने बड़े क्षेत्र की रक्षा अकेले करना बहुत मुश्किल होगा। चेन याओ ने मिंग फैन को आगे खींचते हुए कहा, पतिदेव, हमने अभी अभी इसे मारा है। आइए और देखिए ये क्या है। एम्पियर जिस शव को सूंघ रहा था, उसे देखकर मिंग फैन की भौहें थोड़ी सी फड़क उठी। इसे शव कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा। ये स्पष्ट रूप से एक विचित्र पौधा है। इसका मूल भाग एक मानव है, लेकिन इसकी गर्दन के एक तरफ से बाहर की ओर एक मोटा पेड़ का तना उगता है। न केवल मानव सिर एक तरफ धकेल दिया गया, बल्कि बढ़ती हुई शाखाएं और लताएं भी शरीर के चारों ओर लिपट गई और विकृत पेड़ जैसे हाथ और पैर बना लिए, जिससे शव एक अजीबोगरीब वृक्ष मानव में बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी चीज ने उस आदमी के शरीर में जड़ पकड़ ली हो और फिर उससे अंकुरित हो गई हो। वह नीचे बैठ गया और उसने दाहिनी मानव भुजा को चीर डाला। अंदर मांस और खून का नामो निशान नहीं था। वह पूरी तरह से लकड़ी से भरी हुई थी और धीरे धीरे फड़फड़ा भी रही थी। नाम, परजीवी मानव कठपुतली। पहचान, पादप मानव संकर उत्परिवर्ती। स्तर 2। रेटिंग 8 सितारे। शारीरिक क्षमता 6 सितारे। मूल्यांकन 2 सितारे। विशेषताएं, धीमी गति, प्रबल शक्ति, उच्च पुनर्जनन क्षमता, कमजोरी, आग से भयभीत, हृदय में जड़े प्रकंद को तोड़ने पर शीघ्र मृत्यु हो जाती है। मूल्यांकन, ये पिशाच टिड्डी द्वारा नियंत्रित एक द्वितीयक शरीर है। शव का सारा रक्त पी जाने के बाद पिशाच टिड्डी शव के हृदय में बीज बो देगी और जड़ पकड़ने और अंकुरित होने के बाद बीज से बनी कठपुतली का निर्माण होगा। परजीवी मानव कठपुतली पिशाच टिड्डे के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करती रहेगी। उपयुक्त मिट्टी मिलते ही यह वहीं जड़ जमा लेगी और तेजी से नए पिशाच टिड्डे पैदा कर देगी। नए उत्परिवर्ती जीवों की खोज की गई है और उत्परिवर्ती जीवों के चित्रों में परजीवी मानव कठपुतलियों को भी शामिल किया गया है। मिंग फैन का चेहरा असामान्य रूप से गंभीर है। ये पिशाच टिड्डियों के बीज हैं, जो पिशाच टिड्डियों के क्षेत्र का विस्तार करना जारी रखेंगे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि रक्त चूसने के बाद पिशाच टिड्डा अपना शरीर वहीं छोड़ देता है, क्योंकि ऐसा वह अपने बीज फैलाने के लिए करता है। अब जबकि समुदाय में परजीवी मानव कठपुतलियां पाई गई हैं, इसका मतलब है कि पिशाच टिड्डियों का समूह अपना बाहरी विस्तार शुरू कर चुका है। ये तो सिर्फ पहला बैच है। जब तक पिशाच टिड्डा नहीं मरता, इस मानव आकार के बीज का फैलाव और भी तेज होता जाएगा। दादी, मैं आपको उकसाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी आप मेरा इलाका छीनना चाहती हैं। अब उसने लड़कों के इस समूह को इकट्ठा कर लिया है और अंततः भूमिगत पार्किंग स्थल की सफाई कर दी है, ताकि वह शांति और सुकून का आनंद ले सके। ये पिशाच टिड्डी का पेड़ फिर से मुसीबत खड़ी कर रहा है। जब मैंने पहले तस्वीर देखी तो मुझे पता चला कि उसमें काफी सारे परजीवी कठपुतले अंडे से निकल रहे थे, और मुझे नहीं पता था कि उनमें से कितने पिशाच टिड्डी के पेड़ से फैले थे। लेकिन यह निश्चित रूप से इकलौता नहीं है। मिंग फैन की आंखों में क्रूरता झलक रही थी।
शुरू में तो मैं इस पिशाच टिड्डी के पेड़ को इतनी जल्दी नष्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसे पहले से ही एजेंडा में शामिल करना होगा। मैंने बाहर का मौसम देखा। आसमान में अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है। यह बारिश काफी देर तक जारी रहेगी और बारिश रुकने तक खून जैसी धुंध दोबारा नहीं छाएगी। चेन याओ, तुम तीनों और लू जियाकी इलाके की दोबारा तलाशी लो। तलाशी का दायरा बढ़ाओ और समुदाय में पाए जाने वाले सभी परजीवी कठपुतलियों को मार डालो। इंपियर, मेरे साथ आओ। अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो वापस आना और मैं तुम्हें जितनी चाहो उतनी चिकन लेग्स दूंगी। मैं चुनजियांग समुदाय जा रहा हूँ। एम्पाई स्वयं फेंगहुआ समुदाय के पूर्वी क्षेत्र का मुखिया है। उसके द्वारा तीनों लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने से मेंग फैन को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पतिदेव, कृपया सावधान रहें। चेन याओ को सिर हिलाकर इशारा करते हुए मेंग फैन ने गैस मास्क और कवच का पूरा सेट पहना, अपना रेनकोट पहना और बारिश में दौड़ पड़ा। फेंगहुआ समुदाय से बाहर निकलते हुए सड़क पर थोड़ी देर चलते रहें और आपको चुनजियांग समुदाय मिल जाएगा। अभी हल्की बारिश हो रही है और दृश्यता काफी विस्तृत है। आसपास की आवासीय इमारतों से सड़क की स्थिति का धुंधला सा अंदाजा लगाया जा सकता है। आजकल आमतौर पर हर कोई भूमिगत गराज में मुट्ठी भर मानव मकड़ियों को फंसाने और मारने की हिम्मत करता है, या समुदाय में एक छोटे से क्षेत्र में घूमता है और वे उस आवासीय भवन से बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं करते हैं जहां वे रहते हैं। हालांकि सभी जानते हैं कि बारिश के बाद कोहरा छंटने का समय बाहर जाकर आवश्यक सामान की तलाश करने का सबसे अच्छा अवसर होता है, लेकिन पहली बारिश रुकने के बाद मिले कड़वे अनुभव के कारण अब भी बहुत कम लोग समुदाय से बाहर निकलने को तैयार हैं। मुझे डर था कि जैसे ही मैं बस्ती से बाहर निकलूंगा, खून का कोहरा फिर से घना हो जाएगा और मुझे अपनी चपेट में ले लेगा। अब सड़क पर केवल कारों के मलबे और बिखरे हुए राक्षस ही दिखाई देते हैं, एक भी इंसान का नामो निशान नहीं है। लेकिन आज मैंने एक आदमी को बस्ती से निकलकर मुख्य सड़क पर जाते हुए देखा। हे भगवान, ये कौन है? ये तो बहुत ही साहसी है और समुदाय से बाहर निकलने की हिम्मत रखता है। क्या यह आदमी पागल है? बाहर के उत्परिवर्ती समुदाय के उत्परिवर्ती से कहीं ज्यादा डरावने हैं। मुझे लगता है कि यह आदमी घबरा गया होगा और मरने से पहले बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता होगा। कितना दयनीय। पहले तो एक व्यक्ति ने तस्वीरें खींची और उन्हें मालिक समूह में भेज दिया। जल्द ही अधिक से अधिक लोगों ने खिड़कियों से मेंग फैन को देखा और कुछ लोगों ने लाइव प्रसारण के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अगर इस तरह चुपके से बाहर निकलना जायज होता तो शायद हर कोई यही सोचता कि मेंग फैन के पास कोई ऐसी महाशक्ति है जिसका कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन मेंग फैन को धूमधाम से सड़क पर कदम रखते देख सभी को लगा कि उन्होंने सही अनुमान लगाया था। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो पागल हो चुका है। संभवतः वह संक्रमित हो गया है और उसके बचने की संभावना बहुत कम है। मरने से पहले वह आखिरी बार बाहर देखना चाहता है। इन दिनों मैंने अनगिनत लोगों को इमारतों से कूदकर या जहर खाकर आत्महत्या करते देखा है, जो कि आश्चर्यजनक नहीं है। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि अंत में इस आदमी की मौत कैसे होगी। अचानक समूह में से एक व्यक्ति चिल्ला उठा, वह मरने वाला है। ऊपर से साफ देखा जा सकता है कि पेड़ों में छिपे हुए मानव मकड़ियों के एक समूह ने मेंग फैन को खोज लिया है और वे धीरे धीरे उसे चारों ओर से घेर रहे हैं। उनमें से 30 या 40 लोग थे, जिनमें एक लंबा चौड़ा आदमी भी शामिल था। यह एक विकृत मकड़ी थी जिसके 30 से अधिक सिर थे, पीठ पर अत्यधिक सड़े हुए सिर जमा थे और सम्लन के बाद घनी तरह से पैक किए गए हाथ और पैर कठोर उत्परिवर्तित पेड़ के तने को पकड़ रहे थे और सावधानीपूर्वक मेंग फैन की ओर बढ़ रहे थे। आंखों की पुतलियों में दिखने वाली भयंकर दृष्टि दूरबीन से देखने पर भी लोगों को कंपकंपा देती है। ये किस तरह का राक्षस है? इसके इतने सारे सिर क्यों हैं? ऐसा लगता है जैसे उसने सभी लाशों को अपने शरीर से चिपका लिया हो। हे भगवान, ये कितना घिनौना है। मुझे ट्राइपोफोबिया, लाशों से डर है। देखो, वह अपनी जीभ भी बाहर निकाल सकता है। नहीं, ये तो टेंटेकल्स हैं। कई लोगों के लिए इस तरह के राक्षस को देखना पहली बार था और वे इतने भयभीत हो गए कि लगभग जमीन पर गिर पड़े। अन्य लोगों ने तुरंत अपने मोबाइल फोन से समूह को संदेश भेजे। इस दिशा से सड़क पर कदम रखने वाला कोई भी व्यक्ति फेंगहुआ समुदाय का निवासी होना चाहिए। वे मेंग फैन को याद दिलाना चाहते थे, लेकिन ज्यादा लोग इस पर खुशी मना रहे हैं। हा, उसे दिखावा करने दो, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। मर जाना ही बेहतर है। मुझे मुझसे ज्यादा ताकतवर लोग पसंद नहीं हैं। नर मकड़ी आ रहा है, उसे काट काट कर मार डालो। मौत के इस हताश इंतजार के दौर में भी किसी को अपने सामने मरते हुए देखना आपको श्रेष्ठता की एक अकथनीय भावना प्रदान करेगा। अगर मैं दूसरों से पीछे मर जाऊं और दूसरों से ज्यादा जीऊं, तो यही मेरी मेहनत का फल है। चलो, इस आदमी को जितना हो सके उतनी दयनीय मौत मरने दो। हो, अचानक उसके सिर के ऊपर एक जोरदार गर्जना हुई और मानव मकड़ियों का एक समूह ऊपर से मेंग फैन की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से भी मानव मकड़ियां हमला कर रही थीं। महिलाएं बड़े उम्र के पुरुषों को क्यों चुनती हैं और यह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। ब्रेनबेरीज, बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मेंग फैन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसकी समझ से वह उत्परिवर्ती के सभी व्यवहारों को समझ गया था। वह बस उस विकृत मानव मकड़ी के पास आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही हमला शुरू हुआ, मेंग फैन की निगाहों ने तुरंत सभी लक्ष्यों का जायजा लिया और पल भर में हमले का मार्ग निर्धारित कर लिया गया।
रेनकोट को एक लबादे की तरह फेंक दिया गया और रेनकोट के नीचे छिपी हुई हेच के 416 असॉल्ट राइफल पानी के छींटों में ऊपर उठ गई। मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बीप बीप बीप। बारिश के बीच साइलेंसर की विशिष्ट गोली की आवाज गूंज उठी। ऊपर मंडराते हुए मानव मकड़ियों को जमीन पर गिरने से पहले ही मेंग फैन ने सिर में गोली मार दी और वे सब चूर चूर होकर मृत मांस के ढेर में बदल गए। जैसे ही मैगजीन खाली हुई, मेंग फैन ने तुरंत कार्बन स्टील मिश्र धातु से बनी 2 तांग तलवारें निकाल लीं। मेंग फैन के हाथों में दोनों तलवारें चांदी जैसी रोशनी बिखेर रही थी और हमले के पीछे और दोनों ओर मौजूद सभी मानव मकड़ियों को मेंग फैन ने मार गिराया। अचानक ऊपर काले बादल छा गए और विकृत मकड़ी की असंख्य जीभें लाल सांपों में बदल गईं और मेंग फैन पर हमला कर दिया। लेकिन मेंग फैन ने एक कदम पीछे लिया और तुरंत उछल पड़ा और वह संयोगवश हवा में फैली कई जीभों के बीच से बिना किसी से भी दाग लगे निकल गया। उसी समय उसके हाथ में मौजूद तांग तलवार एक धारदार हथियार में बदल गई और उसके चारों ओर मौजूद सभी लोगों की जीभें लगभग एक ही समय में उस धारदार हथियार से कट गईं और टूटे हुए सिरों से निकला खून एक खूनी तूफान में बदल गया। हिस हिस हिस। आह, दर्द। कई सिर दर्द से कराह उठे और कुछ में खून की प्यास और भी तीव्र हो गई और वे मारना चाहते थे। लेकिन मेंग फैन ने पीछे मुड़कर पीछे हटना शुरू कर दिया और उसके हाथ में मौजूद तांग तलवार पल भर में एक विध्वंसक स्नाइपर तोप में बदल गई। जैसे ही मोटा थूथन दिखाई दिया, विकृत मकड़ी की पीठ पर मौजूद दर्जनों सिर स्तब्ध रह गए। ऐसा प्रतीत होता था कि शेष चेतना में अभी भी इस चीज का भय मौजूद था। आह, चीखते हुए, पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करते हुए। बूम बूम बूम। मेंग फैन ने एक हाथ से बोल्ट खींचा और दूसरे हाथ से ट्रिगर दबाया और स्नाइपर के गोले बिना किसी दिखावटी चाल के सीधे विकृत मकड़ी के फूले हुए शरीर में जा लगे। इस समय विकृत मकड़ी मानो मेंग फैन के सामने एक विशाल आटे में बदल गई हो और स्नाइपर की हर गोली उसके शरीर के एक बड़े टुकड़े को हवा में ही चकनाचूर कर रही थी। जैसे ही अंतिम लक्षित गोले में विस्फोट हुआ, विकृत मकड़ी पूरी तरह से गिर पड़ी। आसपास की सड़कें खून से लथपथ आंतरिक अंगों और कीमा किए हुए मांस से ढकी हुई थी और मेंग फैन के पैरों के नीचे खून की नदियों में तब्दील हो गई थी। पूरी लड़ाई 1 मिनट से भी कम समय तक चली। शुरू से अंत तक मेंग फैन के पास केवल 2 ही शब्द थे, कुचलना। मेंग फैन चुंजियांग कम्युनिटी की दीवार के बाहर बस स्टॉप के नीचे खड़ा था। उसने एक सिगरेट निकाली और उसे जलाया। उसने अवलोकन करना शुरू किया। इससे पहले वह इसे केवल दूर से ही देखता था, लेकिन इसे इतने करीब से देखकर वह थोड़ा हैरान रह गया। मूल सामुदायिक दीवार पिशाच टिड्डी की खून चूसने वाली लताओं से ढकी हुई थी, जो एक जहरीले सांप की तरह दीवार और जमीन पर रेंग रही थी। बाड़ के अंदर से देखने पर जमीन आधी व्यक्ति की ऊंचाई तक खरपतवारों से ढकी हुई थी और समय समय पर घास में परजीवी मानव कठपुतलियों की आकृतियां घूमती हुई दिखाई देती थी। उस स्थान पर बड़ी संख्या में परजीवी मानव कठपुतलियों ने जड़ जमा ली है। उनके सिर से छोटे छोटे खून चूसने वाले टिड्डे उगाए थे और मानव शरीर पूरी तरह से पेड़ों के तनों में धंस गए थे। केवल विकृत मानव चेहरे ही बचे थे। उस पूरे समुदाय में कदम रखने की भी जगह नहीं थी। सन्नाटे में सिर्फ अजीबोगरीब माहौल और निराशा छाई हुई थी। मेंग फैन ने कुछ देर तक अवलोकन किया। उसे न तो किसी इंसान की मकड़ी जैसी गतिविधि के कोई संकेत दिखाई दिए और न ही छिपने के। खून चूसने वाली टिड्डियों की लताओं ने पूरे समुदाय पर कब्जा कर लिया है। अब अगर मेंग फैन दीवार फांद कर भी निकल जाए तो भी खून चूसने वाली टिड्डियों की लताओं द्वारा उसे खोज लिया जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले जन्म में कोई भी जीवित व्यक्ति चुंजियांग समुदाय से बच नहीं सका। यह एक जीवित जेल बन चुका है। अंदर बचे सभी जीव वैम्पायर टिड्डी के पेड़ की संतान हैं। लेकिन मेंग फैन के लिए ये बिल्कुल भी समस्या नहीं है। दीवार फांद कर अंदर घुसना संभव नहीं है, इसलिए चलिए मुख्य द्वार से चलते हैं। पैर रखने की जगह नहीं। फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा। एक बूढ़ा, हिलडुल न सकने वाला राक्षस मेरा क्या बिगाड़ सकता है। हाथ के एक इशारे से ही वह हिंसक योद्धा धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ा। मेंग फैन ने पहले चेन याओ से इस कार को अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए कहा था और अब उसके सिस्टम स्पेस में ऐसी हजारों कारें मौजूद हैं। इसे मनचाहे तरीके से चलाएं। वह कार के स्टीयरिंग व्हील पर बैठा और उसने गेट पर एक सैनिक द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हाथ में पकड़ने वाला नेपाम बम फेंक दिया। बूम! भयंकर विस्फोट में आग का एक छोटा सा मशरूम के आकार का बादल आकाश में उठा और हिंसक योद्धा जलते हुए द्वार को तोड़कर समुदाय में घुस गया। जमीन पर मौजूद पिशाच लताओं ने घुसपैठिए को तुरंत देख लिया और अनगिनत लताएं बिजली की तरह मेंग फैन की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन मेंग फैन बिल्कुल भी घबराई नहीं। तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। रूपांतरण के बाद उसने न केवल उस हिंसक योद्धा के बाहरी रूप में भारी कवच जोड़ा, बल्कि उसमें बड़ी संख्या में तेज धार वाले ब्लेड भी जोड़ दिए। लाल बटन को चालू करते ही हिंसक योद्धा के शरीर से कई तेज धार वाले ब्लेड तेजी से बाहर निकल आए और पूरा हिंसक योद्धा झट से दांतों तक हथियारों से लैस एक हिंसक जानवर में बदल गया और यहां तक कि घूमते हुए पहिए भी तेज धार वाले ब्लेड से ढके हुए थे। खून चूसने वाली लताएं जो पास आने की हिम्मत करती थीं, वे सब एक झटके में टूट जाती थीं और टूटी हुई लताओं से हरा रस ऐसे उछलता था जैसे प्यासी मछलियां जमीन पर रस छिड़क रही हों। हिंसक योद्धा के सामने वह परजीवी कठपुतली भी महज एक प्लास्टिक का खिलौना थी और छूने भर से ही वह टुकड़ों में बिखर गई। उसी समय छत पर एक मशीन गन वेल्ड की गई थी और गोला बारूद की श्रृंखला सीधे कार से जुड़ी हुई थी और मेंग फैन द्वारा किसी भी समय नियंत्रित की जा सकती थी।
पलक झपकते ही मशीन गन की लपटें गोलियों की बौछार करने लगी और गोलियों की बौछार एक सीधी रेखा में जुड़कर हंसिया की तरह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरती हुई निकल गई। मेंग फैन ने बड़े धूमधाम से चुनजियांग समुदाय में प्रवेश किया। मेंग फैन के कदमों को कोई नहीं रोक सकता। चुनजियांग कम्युनिटी के सामने वाली आवासीय इमारत पर टोपी पहने एक व्यक्ति मेंग फैन की तेज रफ्तार कार से निकले धुएं को घूर रहा था और उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। नीमा नीमा नीमा, मैंने क्या देखा? इसी दौरान फेंगुआ कम्युनिटी के मालिक समूह में भी भारी आक्रोश देखने को मिला। क्या हुआ? मैंने एक धमाका और उड़ती हुई आग की आवाज सुनी, लेकिन मैं अपनी जगह से उसे देख नहीं सका। क्या स्थिति है? क्या मेंगजी की मृत्यु हो गई या वह सचमुच चुनजियांग समुदाय में घुस गया? अगर आपने उसे देखा है तो कृपया कुछ बताएं। मैं ऑनलाइन प्रतीक्षा कर रहा हूं, यह अत्यंत आवश्यक है। समुदाय के अधिकांश लोग खबर का इंतजार कर रहे थे, गर्म तवे पर बैठी चींटियों की तरह बेचैन थे। टोपी पहने हुए व्यक्ति ने अपनी लार ली और समूह को संदेश भेजा, मेंगजी गाड़ी चलाकर अंदर आ गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी लोग असमंजस में थे। क्या आप गाड़ी चला रहे हैं? क्या आप अंदर जा रहे हैं? इतना सहज? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये तो एक मजाक है। ये चुनजियांग समुदाय है। भले ही मेंगजी के पास भारी हथियार हो, वह सिर्फ हत्या करके अंदर नहीं घुस सकता। ये लोगों को बचाना नहीं है, ये तो सरासर मौत को दावत देना है। क्या तुम लोग हमारे साथ कोई चाल चल रहे हो? लेकिन इससे पहले कि हम कोई प्रतिक्रिया दे पाते, टोपी पहने उस व्यक्ति द्वारा बनाया गया छोटा वीडियो समूह में दिखाई दिया। द्वार आग की लपटों के साथ फट पड़ा और उस हिंसक योद्धा ने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और सीधे बस्ती के लोहे के द्वार को तोड़ते हुए बस्ती में घुस गया। कार की छत पर लगी मशीन गन से जोरदार गोलियां चल रही थीं और उसके पीछे एक भयंकर जलती हुई लपट थी और जमीन कुचली हुई लपटों और लाशों से भरी हुई थी। आश्चर्य, संपूर्ण शांति। उनकी कल्पना में अगर मेंग फैन अंदर जाना भी चाहता तो वह निश्चित रूप से सावधानी से छिपकर जाता, झुककर, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई फूल या पौधा प्रभावित न हो। शालीन, शांत, सतर्क, पेशेवर। लेकिन उनके सामने का दृश्य कुछ इस तरह था। धिक्कार है, ये तो सचमुच ड्राइविंग इन है। सभी का रक्तचाप तुरंत बढ़ गया। एड्रेनालाइन का स्तर तेजी से बढ़ गया। अरे यार, यहाँ तो टैंक भी है। ये चीज कहाँ से आ गई? क्या यह आदमी सीधे अंदर जा रहा है? क्या वह मरना चाहता है? अगर वह बेलों से घिरा हो तो क्या होगा? घिरे हुए? क्या मजाक कर रहे हो? क्या तुमने वो कटे फटे शरीर नहीं देखे? जब तक मेंगजी का टैंक किसी चीज से टकरा कर रुक नहीं जाता तब तक ये कार अजेय है। मेंगजी कमाल की है। मेंगजी बहुत ही शानदार है। क्या तुम मुझे अपना भाई मानोगे? मुझे भी एक चाहिए, कृपया मेरा घुटना स्वीकार करो, मेंगजी। ... भीड़ में जबरदस्त उबाल था। हर आदमी भेड़िए की तरह दहाड़ रहा था। मशीन गन, विस्फोट, आग की लपटें, टैंक, ये पूर्ण शक्ति का प्रतीक हैं। भाई मेंगजी, बहुत बढ़िया। अब वे सभी चाहते हैं कि मेंग फैन अभी समूह में 2 शब्द टाइप कर दे। एक शिष्य स्वीकार करो। उसी समय सारी महिलाएं पागल हो गईं। यही वो आदमी है जिसे वे चाहते हैं। आह, मैं पागल हो रहा हूं। ऐसे आदमी के पीछे पीछे चलना हर दिन मजेदार ही होगा। दुर्भाग्यवश वे नहीं जानते कि मेंग फैन कौन है। उनके गले लगने का कोई मौका ही नहीं है। ... तहखाने का गराज। लू जियाकी और अन्य लोग गलियारे में आराम करने के लिए बैठे थे, खुशी खुशी समूह में संदेशों को देख रहे थे और उनके चेहरे की मांसपेशियां हंसी से फड़क रही थीं। कुछ लोगों को पता नहीं है, लेकिन उन्हें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है। भाई मेंगजी उनके बॉस हैं। या फिर मुझ में दूरदर्शिता थी और मैंने शुरू से ही बॉस का साथ दिया और एक वफादार चाटुकार कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगा। इतना खुश, खासकर लू जियाकी को अपने दिल में गर्व महसूस हो रहा था। देखो मैं कितना समझदार हूँ। मैंने अपनी पसंदीदा देवी को अपने बड़े भाई को बहुत पहले ही दे दिया था। अब देवी मेरे बड़े भाई के साथ खा पी रही हैं। बड़ा भाई खुश है, देवी खुश है और मैं भी संतुष्ट हूँ। बेशक, बॉस का अनुसरण करना कभी गलत नहीं होता। आवासीय भवन की ऊपरी मंजिल पर असाकुरा यू चुपके से नीचे जाने ही वाली थी कि उसने ग्रुप में वह संदेश देख लिया। पहली बार उसकी आंखों में अभूतपूर्व सदमा दिखाई दिया और वह गलियारे में ही जम सी गई। असल में एम्पियर के जाने के बाद असाकुरा यू को लगा कि मौका आ गया है और उसने कॉलर पर लगे ताले को खोलने के लिए कोने से एक तार निकाला और भागने की योजना बनाई। लेकिन अब वह अचानक हिचकिचा उठी। अचानक एक विचार मन में आया, ओह, मुझे भागना क्यों चाहिए? अन्य महिलाओं के पास उसके आलिंगन में जाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं भागने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। क्या ये थोड़ी कृतज्ञता नहीं है? इस बारे में ध्यानपूर्वक सोचें। बेशक भाग निकलना अच्छा है और मुझे हर दिन मार खाए बिना आजादी मिल सकती है। पिछली बार इस आदमी की अदम्य शारीरिक शक्ति ने उसे बाथटब में लेटने और अपनी मां को फोन करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन सच कहूं तो क्या मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। अभी तक उसका कड़वापन मन में बना हुआ है। दूसरी ओर, यहां से जाने के बाद खाना आपको खुद ही ढूंढना होगा। मिनरल वाटर आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। आपको खुद ही एक सुरक्षित ठिकाना बनाना होगा। आपको विभिन्न उत्परिवर्तियों के अचानक हमलों से भी सावधान रहना होगा।
ये कहा जा सकता है कि यहाँ से भागने का एकमात्र लाभ स्वतंत्रता ही है। तो सवाल यह है कि तुम भागना क्यों चाहते हो? यू असाकुरा को अचानक आत्मज्ञान महसूस हुआ। अपने फोन पर उन महिलाओं को देखकर जो मेंग फैन के बारे में जानकारी हासिल करने और उसके दरवाजे पर सामान पहुंचाने के लिए उत्सुक थी, उसे अचानक श्रेष्ठता का एहसास हुआ। मुझे उम्मीद है कि पाठक हमारे डोमेन नाम ताइवान नॉवल नेटवर्क tuon.com को याद रखेंगे। भाग जाओ, केवल मूर्ख ही भागेगा। सौभाग्य से मैं जल्दी उठ गया। वह वापस उसी कमरे में भागा जहां उसे अभी अभी कैद किया गया था और उसने खुद ही अपने गले में पट्टा वापस लगा लिया। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी गर्दन पर पड़ी बेड़ियां बोझ नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का प्रतीक हैं। वह वास्तव में थोड़ा संतुष्ट था। फेंगुआ समुदाय में ही नहीं बल्कि चुंजियांग समुदाय में भी मालिक समूह को उड़ा दिया गया। समुदाय में बचे हुए लोग शुरू में हताश थे। पहले तो किसी ने कहा कि फेंगुआ समुदाय में एक बहादुर भाई है जो उन्हें बचाने आएगा, और कई लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया। वे सभी जानते थे कि पिशाच टिड्डा कितना भयानक होता है। लेकिन अब मेंग फैन के समुदाय में दौड़ते हुए आने का वीडियो समूह को भेज दिया गया है। हिंसक योद्धा पूरे समुदाय में घुस गए और रास्ते में आने वाली सभी लताओं और परजीवी कठपुतलियों को बेरहमी से उखाड़ फेंकते चले गए। वे बहुत उत्साहित थे। भाई मेंजी की छवि ने हर जीवित बचे व्यक्ति के मन पर तुरंत एक अमिट छाप छोड़ दी। हे भगवान, सच में कोई हमें बचाने आया है। आह, भाई मेंजी मेरे पास आ रहे हैं, वे मुझे बचाने आ रहे हैं। भाई मेंजी, मैं यहाँ हूँ, बिल्डिंग नंबर 18 में, आपके ठीक पूर्व में। वाह वाह वाह, आखिरकार उम्मीद की किरण दिखी, भगवान की आंखें हैं। कई जीवित बचे लोग उत्साह से चिल्लाने लगे और यहाँ तक कि खतरे की परवाह किए बिना खिड़की खोलकर मेंग फैन को मदद के लिए हाथ हिलाने लगे। कुछ लोग इतने उत्साहित थे कि वे कमरे में अपने आंसू नहीं रोक पाए। भाई मेंग जी, आप मेरे भगवान हैं। शाओयू, कियान, आओ और देखो, ये व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। कितनी पागल है ये इंसान हद से ज्यादा पागल है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? हे भगवान, वह कितनी खूबसूरत है। जोंग जियाविन, लुओ यू और फैन कियान भी इस दृश्य को देखने के लिए खिड़की पर झुक गईं और वे भी उत्साह से कांप रही थीं। उनकी खूबसूरत आंखों में अविश्वास झलक रहा था। यह अविश्वसनीय था कि किसी ने चुंजियांग समुदाय में सीधे घुसने की हिम्मत की। क्या उसे मृत्यु से डर नहीं लगता था? लेकिन फैन कियान जोंग जियाविन और लुओ यू की तुलना में कहीं अधिक उत्साहित थे। उसकी आंखें मोहक थीं और उसका चेहरा लाल हो गया था। उसके चेहरे पर पहले से ही कुत्ते जैसी मोहक अदाएं झलक रही थीं। उसने अभी अभी लियू जियांग के बहनोई से मदद की गुहार लगाई थी और एक घातक मशीन गन का खुद का मनोरंजन करने वाला वीडियो दिखाया था, और फिर तुरंत कोई चुंजियांग समुदाय में घुस आया। वहां शक्तिशाली और ताकतवर बंदूकें थीं और एक प्रलयकारी रथ भी था। क्या ये व्यक्ति लियू जियांग का बहनोई हो सकता है? वह मुझे बचाने आया था। आहा हा हा हा, मैं पागल हो रहा हूँ। उसने अपने पैरों को कसकर जकड़ लिया और लगभग खुद पर काबू पा लिया और परमानंद की स्थिति तक पहुंच गई। पहले मेंग फैन द्वारा जानबूझकर उसके साथ खिलवाड़ करने को लेकर उसके मन में कुछ नाराजगी थी, लेकिन अब सारी नाराजगी दूर हो गई थी। जब तक मेंजी भाई खुद को बचा सकता था, वह जो चाहे कर सकता था। अगर उसे खड़े होकर खुद को लात भी मारनी पड़े तो भी वह मना नहीं करेगा। अब और बर्दाश्त न कर पाने पर उसने खिड़की खोली और नीचे की ओर हाथ हिलाकर कहा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। आप क्या कर रहे हो? तुम पागल हो, बाहर की लताएं अंदर उग जाएंगी। जोंग जियाविन और लुओ यू डर के मारे चीखने लगे और फैन कियान को पीछे खींचने की कोशिश करने लगे। लेकिन फैन कियान ने उन्हें जमीन पर धकेल दिया। दो मूर्ख औरतें, तुम मुझे बचाए जाने से रोक रही हो। रास्ते से अलग हटें, तुम बस मेरी दूरदर्शिता से जलते हो। हाथ हिलाते और चिल्लाते रहो, मैं यही हूँ, भाई आओ और मुझे बचाओ। ... कार में मेंग फैन ने मुंह फुला लिया। मुझे पहले लगता था कि यह महिला काफी समझदार थी, अब यह इतनी मूर्ख क्यों दिखती है? बस्ती में प्रवेश करने के बाद मेंग फैन सड़क पर तेजी से दौड़ने लगा। वह लोगों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए कर रहा था क्योंकि वह रुक नहीं सकता था। हिंसक योद्धा के चारों ओर लगे तेज धार वाले ब्लेडों ने वाहन को तेज गति पर अविनाशी बना दिया था। एक बार रुकने पर ये लताओं और परजीवी कठपुतलियों द्वारा निगल लिया जाता, जो तेजी से इस पर झपट पड़ते थे। तो वह लोगों को बचाने के लिए यहाँ नहीं आया था, वह बस संयोगवश नीचे से गुजर रहा था। पूरी इमारत की बाहरी दीवार पहले से ही वैम्पायर टिड्डी के पेड़ की खून चूसने वाली लताओं से ढकी हुई थी। बचे हुए लोगों के पास जीवित रहने का मौका था यदि वे बिना किसी की नजर में आए अपने घर में छिप जाते। इस महिला ने सचमुच खिड़की खोली और मदद के लिए पुकारना चाहा। वह तो बस मौत को गले लगाना चाहती थी। ये तो बस अफसोस की बात है कि फैन कियान द्वारा मारी जाने वाली दो सुंदरियों जोंग जियाविन और लुओ यू के लिए ऐसा हुआ। लेकिन इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और तेजी से गाड़ी भगा दी। कभी पॉप क्वीन वाली के बारे में जानिए आज कहाँ है काइली मिनोग। हर ब्यूटी। निश्चित रूप से फैन कियान की जयकार ने बाहरी दीवार पर मौजूद खून चूसने वाली लताओं का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लिया। फुफकार फुफकार फुफकार। खून चूसने वाली लताएं तेजी से खिड़की की ओर बढ़ने लगी और फैन कियान अभी भी मदद के लिए बेताब होकर पुकार रही थी। उसका पूरा शरीर चरम सीमा पर पहुंचने वाला था।
मैं बस यही सोच रहा था, मुझे बचा लिया जाएगा, मैं किसी बड़े बॉस के करीब पहुंच जाऊंगा। फैंग कियान वापस आओ। आखिरी क्षण में जोंग जियावेन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर फैंग कियान को खिड़की से नीचे जमीन पर फेंक दिया और लुओ यू ने झटपट खिड़की बंद कर दी। फैंग कियान ने जोंग जियावेन को घूंसे मारे और लात मारी, साथ ही अपने नाखूनों से उसका चेहरा खरोंचते हुए कहा, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो, कमीनी। तुमने तो मुझे मदद मांगने से रोकने की कोशिश की। और लुओ यू, तुम भी एक कमीनी हो, तुम असल में उसके साथ मिली हुई हो। मैं समझती हूँ, तुम दोनों कमीनियों को मुझे बेहतर होते देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे जाने दो। उसने उन्माद में आकर जोंग जियावेन को लात मारकर दूर कर दिया, लेकिन एक जोरदार थप्पड़ से वह जमीन पर गिर गया। लुओ यू ने गुस्से में फैंग कियान को पकड़ लिया। फैंग कियान, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, क्या तुम इतनी पागल हो गई हो? देखो तुमने कितनी मुसीबत खड़ी कर दी। फैंग कियान ने अपना चेहरा ढक लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। कुछ ही क्षणों में जिस खिड़की से उसने मदद के लिए पुकारा था, वह खून चूसने वाली लताओं से ढक गई थी। प्रकाश की एक किरण भी अंदर नहीं जा पा रही थी। अगर जोंग जियावेन और लुओ यू थोड़ी देर भी धीमी गति से चलते तो उन तीनों का खून चूस लिया जाता और उन्हें घसीटकर परजीवी कठपुतलियों में बदल दिया जाता। पसीने से तरबतर होकर आखिरकार उसने प्रतिक्रिया दी, घबराहट। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। तुम्हें, जो मूर्ख हो, क्या पता। लुओ यू ने अपनी आवाज को दबाया और गाली दी, और पहली बार उसका मन किया कि वह किसी को मार दे। लेकिन इससे पहले कि लुओ यू फैंग कियान से निपटने का कोई तरीका सोच पाता, जोंग जियावेन अचानक पीछे से दर्द से चिल्लाई, शाओ यू, बहुत दर्द हो रहा है। लुओ यू ने झट से फैंग कियान को दूर धकेल दिया और पीछे मुड़कर देखा, उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। जिया, तुम कैसे घायल हो गई? जोंग जियावेन दर्द से कराहते हुए जमीन पर सिकुड़कर बैठी हुई थी, उसका पेट एकदम लाल था और उसकी उंगलियों से अभी भी खून बह रहा था। अभी फैंग कियान ने अपनी पूरी ताकत से लात मारी और उसकी ऊंची एड़ी के जूते का धातु का नुकीला सिरा एक तेज चाकू की तरह सीधे जोंग जियावेन के पेट के निचले हिस्से में घुस गया। इसे रोकना बिल्कुल असंभव था। फैंग कियान ने जमीन पर खून देखा और स्तब्ध रह गई। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मेरा सचमुच ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे कैसे पता चलता कि वह इससे बच नहीं सकती थी? फैंग कियान, तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? लुओ यू के पास फैंग कियान को दोष देने का समय नहीं था और उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारकर जोंग जियावेन के घाव पर दबा दिए। जमीन पर गिरे ऊंची एड़ी के जूते को देखते हुए खून जूते तक भी नहीं पहुंचा था और यह स्पष्ट था कि यह लगभग 10 सेंटीमीटर अंदर तक घुस गया था। लुओ यू पूरी तरह से घबरा गया था। इतना खून बहने से जरूर काफी गहराई तक घाव हो गया होगा। क्या इससे आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचेगा? इससे बहुत अधिक आंतरिक रक्तस्राव होगा। इस प्रलय में, जहां कोई चिकित्सीय व्यवस्था नहीं है, लगभग केवल एक ही परिणाम होगा, मौत। नहीं, मैं जिया को यहाँ मरने नहीं दे सकता। जिया, धैर्य रखो, गहरी सांस लो, आराम करो और जमीन पर लेट जाओ, उत्तेजित मत हो। लुओ यू ने जोंग जियावेन को सावधानीपूर्वक जमीन पर लिटा दिया। पीछे मुड़कर देखा तो फैंग कियान अभी भी सदमे में वहीं खड़ी थी और उसके दिल में उमड़ रहा गुस्सा अब काबू में नहीं था। तुम अभी भी वहीं क्यों खड़े हो? खून बहना रोकने के लिए पट्टी ढूंढ रहे हो? मैं अभी जा रहा हूँ। फैंग कियान भी घबरा गई और जल्दी से दवाइयों की अलमारी में खोजने लगी, लेकिन वह खाली हाथ लौट आया। लुओ यू ने गुस्से से कहा, तुम वहां बेसुध क्यों खड़े हो? रक्तस्राव रोकने की क्षमता कहाँ है? पट्टी कहाँ है? नहीं, ये सब खत्म हो चुका है। फिर अपने कपड़ों को पट्टियों में काट लो और उनसे पट्टी बांधकर खून बहना बंद करो। क्या तुमने फ्लाइट अटेंडेंट के आपातकालीन प्रतिक्रिया तरीके नहीं सीखे? क्या तुम्हें अभी भी मुझसे मौके पर ही सीखने की जरूरत है? लुओ यू अब सचमुच फैंग कियान को जान से मारना चाहती है, उस जैसी कमीनी को। ये बेकार चीज कुछ भी क्यों नहीं कर सकती? मेरे हृदय में गहरा अफसोस उमड़ आया। उन्होंने और जोंग जियावेन ने मूल रूप से इस जगह को एक साथ किराए पर लिया था। फैंग कियान कॉलेज में उसकी रूममेट थी। आर्थिक तंगी से बचने के लिए उसने बेशर्मी से उसके साथ कमरा शेयर किया। अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में उसने जोंग जियावेन को बेशर्मी से प्रस्ताव दिया कि वे तीनों एक साथ एक कमरा किराए पर ले लें। जोंग जियावेन अनिच्छा से लुओ यू के चेहरे की देखभाल करने के लिए सहमत हो गई। उसके बाद जब भी कोई विवाद हुआ तो हमेशा जोंग जियावेन ही फैंग कियान को सहन करती थी। प्रलय के बाद उन्होंने अपने पास मौजूद भोजन को साझा करने की पहल की और कई बार उनकी जान बचाई। दूसरी ओर फैंग कियान जब से यहाँ आई है तब से उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। उसे हर बात पर गुस्सा आता है। पानी और बिजली के बिल साझा करने पर वह जोंग जियावेन पर भड़क उठती है और कहती है कि जोंग जियावेन मनमाने ढंग से हिसाब किताब करके उनसे और पैसे कमा रही है। दुनिया के अंत के बाद वह एक से अधिक बार मुसीबत में पड़ गया। वह तो बस एक सुअर साथी था। लुओ यू को अब बेहद पछतावा हो रहा है कि उसने फैंग कियान को घर में रहने की अनुमति क्यों दी, वरना उसे और जोंग जियावेन को इतना कठिन जीवन नहीं जीना पड़ता। लेकिन उसने यह नहीं देखा कि शुरुआती घबराहट के कारण फैंग कियान की आंखें ठंडी पड़ गई थीं।
वह ये बात भूल चुकी थी कि उसने जोंग जियाविन को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और वह केवल खून का जमाव और जोंग जियाविन के अभी भी रिश्ते हुए घाव को ही देख पा रही थी। चाहे वे पिशाच लताएं हो या परजीवी कठपुतलियां, वे सभी गंधों के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं, खासकर खून की गंध के प्रति। एक बार बदबू फैल गई तो ये राक्षस किसी भी समय घर में घुस सकते हैं। धिक्कार है, जोंग जियाविन आत्महत्या कर लेगी। वह यहाँ रुककर उनके मरने का इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ के अलावा मैं और कहाँ जा सकता हूँ। उसकी आंखों में क्रूरता और भी तीव्र हो गई। नहीं, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तब हमें जोंग जियाविन को हटने के लिए कहना होगा। लुओ यू, जोंग जियाविन निराश है, फैंग कियान ने ठंडे स्वर में कहा। ये कैसी बकवास कर रहे हो? उसे अभी भी बचाया जा सकता है। अगर आप खून बहना रोक भी दें तो क्या होगा? खून की गंध उन राक्षसों को आकर्षित करेगी और हम सब एक ही तरह से मरेंगे। लुओ यू की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे अभी अभी इस महत्वपूर्ण बिंदु का ख्याल आया था। मैं एक पल के लिए घबरा गया था। तो अब केवल एक ही रास्ता बचा है। अध्ययन कक्ष की उस दिशा वाली खिड़की पर लताएं नहीं लगी होंगी। उसकी मौत तो देर सवेर होनी ही है। हम उसे वहां से नीचे फेंक सकते हैं और खून की बदबू को छिपाने के लिए इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं और शायद हम इस विपत्ति से बच सकें। कियान, आप। लुओ यू के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। फैंग कियान, तुम इतना घिनौना विचार कैसे सोच सकती हो? और यह सब गड़बड़ तो साफ तौर पर तुमने ही की है, लेकिन जोंग जियाविन ने तुम्हें बचा लिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जोंग जियाविन भी अविश्वास भरी नजरों से देख रही थी। दयालु स्वभाव वाली वह महिला ये समझ ही नहीं पा रही थी कि फैंग कियान की जान बचाने के बावजूद भी वह बार बार उसके खिलाफ प्रतिशोध क्यों ले रही थी। फैंग कियान, चुप रहो। अगर तुमने दोबारा ऐसे बुरे विचार रखे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब अपने कमरे में वापस जाओ। जिया ठीक रहेगी, और हम भी। वो चीजें हमें ढूंढ नहीं सकती, मैं वादा करता हूँ। लुओ यू ने जल्दी से जोंग जियाविन के घाव पर पट्टी बांधी, फिर मेज पर रखा इत्र उठाया और तब तक छिड़का जब तक कि उसकी तेज सुगंध ने खून की गंध को पूरी तरह से ढक नहीं लिया। लेकिन वह इतनी चिंतित और घबराई हुई थी कि उसने ये भी नहीं देखा कि उसके पीछे खड़ी फैंग कियान ने चुपके से मेज पर रखा थमस कप उठा लिया था। मुझे पता है आप सहमत नहीं होंगे, इसलिए लुओ यू, तुम्हें भी मर जाना चाहिए। बूम! थमस का कप लुओ यू के सिर के पिछले हिस्से पर जोर से लगा, जिससे लुओ यू जमीन पर गिर गया। खनक! थमस का कप जमीन पर गिर गया और फैंग कियान इतनी डर गई कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। लुओ यू, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं बस जीवित रहना चाहता था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम मुझे माफ कर दोगे, है ना? लेकिन जब उसकी नजर जोंग जियाविन पर पड़ी तो उसकी आंखों में मौजूद भय पूरी तरह से निर्ममता में तब्दील हो गया। अब अगर आप कष्ट नहीं सहना चाहते तो ईमानदारी से सहयोग करें और मुझे मजबूर न करें। जोंग जियाविन जमीन पर पड़ी हुई थी, हिलने डुलने में असमर्थ थी और केवल फैंग कियान को धीरे धीरे पास आते हुए देख सकती थी। भय, निराशा। कियान, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो और सोचती हो कि मैं तुमसे टैक्स और किराया ज्यादा वसूलता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम हमेशा मुझे ही क्यों निशाना बनाती हो? मुझे तुम्हारे लिए कोई अफसोस नहीं है। क्यों? बिल्कुल, ये तो तुम्हारी ही वजह से है। कंपनी में हमेशा मुझे छोड़कर तुम्हें ही पहला स्थान क्यों मिलता है? हर बार जब मेरा प्रमोशन होता है तो तुम्हें ही मुझसे आगे क्यों रखा जाता है? क्या ये इसलिए नहीं कि तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो? मुझे बस जलन हो रही है, इसमें गलत क्या है? लेकिन अब ये कहना व्यर्थ है। तुम मर चुके हो। मैं तभी जीवित रह सकता हूँ जब मैं तुम्हें नीचे फेंक दूं। फैंग कियान और करीब आए और अपने शब्दों को दबाती रही, मानो वह इस तरह से हत्या करने के अपने डर को दबाना चाहती हो। अचानक फैंग कियान आगे बढ़ी और जोंग जियाविन को पकड़ लिया और बचे हुए कपड़े के टुकड़ों का इस्तेमाल करके जोंग जियाविन के हाथों को बांध दिया। नहीं, मदद करो! जोंग जियाविन ने मदद के लिए पुकारा, लेकिन फैंग कियान ने जोंग जियाविन के घाव को पकड़ लिया, जिससे वह ठंडे पसीने से कांपने लगी। फैंग कियान ने इस मौके का फायदा उठाते हुए जोंग जियाविन के मुंह में एक कपड़ा ठूंस दिया। उसने जल्दी से उसके हाथ पैर बांध दिए। उसने अपना सैनिटरी नैपकिन फाड़कर जितना हो सके उतना खून सोख लिया, फिर उसे टेप से जोंग जियाविन से बांध दिया और उसे घसीटते हुए अपने बेडरूम में ले जाने लगी। जोंग जियाविन, मुझे दोष मत दो। अगर किसी को दोष देना ही है तो खुद को दोष दो, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। भला कौन तुमसे ईर्ष्या नहीं करेगा? खैर, आपको दयालु होने की आदत है। मरने से पहले इसे एक और नेक काम समझ लीजिए। मेरी जान बचाए। मेरा भाई जल्द ही मुझे बचाने आएगा। वो मदद करो! जोंग जियाविन फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसमें विरोध करने की ताकत नहीं थी और उसे जबरदस्ती खिड़की तक घसीटा गया। अपने सामने की खिड़की को देखकर जोंग जियाविन की आंखों में व्याप्त निराशा चरम सीमा तक फैल गई। यहां से निकल जा, कमीनी! फैंग कियान जोंग जियाविन को उठाकर खिड़की से बाहर फेंकने ही वाली थी कि अचानक उसके सामने एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। फैंग कियान खिड़की की ओर दौड़ी, मानो उसने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो, और अपनी पुतलियों को सिकोड़कर वहीं खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक साथ परमानंद और तनाव के भाव छा गए और उसे जोंग जियाविन को मारने की भी परवाह नहीं थी। इसी क्षण उसे अचानक अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ।
धड़ाम से फैंग कियांग गिर पड़ी, जिससे लुओ यू दिखाई दी, जो हाथ में थमस कप लिए लड़खड़ा रही थी। लुओ यू इतनी डरी हुई थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बाल बाल बच गए। जोंग जियाविन लगभग मर ही गई थी। क्या अगली बारी उसकी होगी? कहना मुश्किल है। नफरत और भय फैल गया, जिसने फैंग कियांग के हाथ पैर बांध दिए, कई गांठें बांध दी, यहाँ तक कि उसका मुंह भी बंद कर दिया। जिया, मैं इस कुतिया को तुम्हें मारने नहीं दूंगी। वो श्याओ यू। लुओ यू लड़खड़ाते हुए जोंग जियाविन की रस्सियां खोलने में मदद करने के लिए आगे बढ़ी और दोनों अच्छी बहनें एक दूसरे को गले लगाकर खुशी से रोने लगी। बाहर के शोर ने फैंग कियांग का ध्यान भटका दिया। इसके लिए धन्यवाद, वरना मैं सफल नहीं हो पाता। मुझे नहीं पता बाहर क्या हुआ। लुओ यू ने जोंग जियाविन को उठने में मदद की और खिड़की से बाहर देखा। अगले ही पल दोनों दंग रह गए। आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ये क्या है? ये क्या है? उसी समय लुओ यू और जोंग जियाविन की तरह ही चुनजियांग समुदाय में हर कोई स्तब्ध रह गया। उन्होंने एक ऐसा प्रसिद्ध दृश्य देखा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। उनके पैरों तले पहले शांत रहने वाला समुदाय अचानक उत्पात मचाने लगा। सबसे पहले आवासीय भवनों के चारों ओर लिपटी हुई खून चूसने वाली लताएं सिकुड़ने लगी, जिससे आवासीय भवनों की मूल रूप से सफेद दीवारें ज्वार के पीछे हटने की तरह दिखाई देने लगी। परजीवी कठपुतलियों द्वारा जड़े हुए रक्त चूसने वाले टिड्डी के पेड़ तेजी से हिलने लगे, जिससे सरसराहट की आवाज आई और जमीन पर मौजूद रक्त चूसने वाली जड़ें भी हलचल मचाने लगीं और एक दिशा में रेंगने लगी। समुदाय में इधर उधर भटकने वाली परजीवी कठपुतलियां भी पागलों की तरह एक ही दिशा में बेतहाशा भागने लगी। उनके चेहरों पर शायद ही कभी डर का भाव दिखाई देता था। सभी उत्परिवर्तियों का केंद्र रक्त चूसने वाला टिड्डी वृक्ष था। वहां लगातार आग की लपटें उठ रही थीं और वह स्थान आग के सागर में तब्दील हो गया था। गोलियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज रहा था। ये काम सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता था, भाई मेंगजी। धिक्कार है उस मेंगजी भाई पर। उसने पिशाच टिड्डी के पेड़ पर हमला कर दिया। मेंगजी भाई ने कार रोक दी और पिशाच टिड्डी के पेड़ों और परजीवी वृक्षों को साफ करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। वह सचमुच ईश्वर द्वारा भेजा गया एक देवदूत है। ईश्वर का शुक्र है। आह, भाई मेरे पैरों के ठीक नीचे है। मैंने उसकी पीठ देखी। वह कितना सुंदर है। भाई मुझे मार डालो। महिला चीख रही है। चुनजियांग समुदाय के मालिकों का समूह चीख पुकार और विस्मय से भर गया है। सदमे के साथ साथ सबके चेहरे पर तीव्र आनंद का भाव भी झलक रहा है। कई दिनों से वैम्पायर टिड्डी के पेड़ की मृत्यु की छाया ने सभी के दिलों को ढक रखा है। लेकिन अब मेंगजी भाई एक दबंग शख्सियत के रूप में उभरे हैं, जो इस दम घोंटने वाली निराशा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेंगजी भाई, वह सचमुच मेंग शब्द के हकदार हैं। इस क्षण सबके दिलों में दबा हुआ अवसाद फूट पड़ा। अचानक समूह में एक आवाज गूंजी, भाई मेंगजी, इस कमीने को मार डालो। एक पत्थर हजारों लहरें पैदा कर देता है। भाई मेंगजी, चलो इस राक्षस को मार डालो। हम तुम्हारे सदा आभारी रहेंगे। भाई तुम कमाल हो। भाई मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। आसपास की मंजिलों पर बचे हुए लोगों ने तस्वीरें खींचने के लिए अपने फोन निकाले और उन्हें समूह को भेजा, और कुछ ने तो लाइव प्रसारण भी शुरू कर दिया। कैमरे के सामने आग की लपटें और विस्फोट हो रहे थे और हर कोई परजीवी कठपुतलियों को आग की लपटों में गिरते हुए देखने के लिए उत्साहित था। कुछ लड़कियों ने तो अपने हथियार दिखाने के लिए अपनी कमीजें भी फाड़ दी और खिड़की से बिना किसी रोक टोक के अपनी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकाल दिया। ये बहुत डरावना था। आखिरकार किसी ने तो इस अहंकारी पिशाच टिड्डे को चुनौती देने का साहस दिखाया। ये है भाई मेंग जी। वह बहुत ही उग्र है। मेंग फैंग को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जो कुछ भी कर रहा है उसे हर कोई देख रहा है। अगर उसे पता भी होता तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वह सिर्फ एक लक्ष्य केंद्रित हत्या की मशीन बन गया है। ... मेंग फैंग की मूल योजना यहां आकर स्थिति की जांच करने की थी। पहले समुदाय की विशिष्ट स्थिति और संरचनात्मक वितरण को देखना था और फिर यह सोचना था कि पिशाच टिड्डे को कैसे मारा जाए। परिणामस्वरूप उसने पूरे चुनजियांग समुदाय के 3-4 चक्कर लगाए। रास्ते में परजीवी कठपुतलियां और खून चूसने वाली लताएं लगातार उस पर टूट पड़ती रहीं और हिंसक योद्धाओं ने उन्हें एक एक करके गला घोंटकर मार डाला। इस तरह के उत्साह से मेंग फैन हैरान रह गई। उसी समय बड़ी मात्रा में रक्त धुंध ऊर्जा भी मेंग फैन के शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे वास्तव में सिस्टम का ऊर्जा भंडार अभूतपूर्व गति से बढ़ गया। शुरू में सैकड़ों लोगों को मारने के बाद मकड़ी ने लगभग कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कुछ ही समय में सिस्टम अपग्रेड प्रगति टैंक में लगभग 30% की वृद्धि हुई। वृद्धि की यह गति अत्यंत ही चौंकाने वाली है। क्या परजीवी कठपुतलियों के साथ अपग्रेड करने की गति इतनी तेज होती है? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हालांकि अधिकांश परजीवी कठपुतलियां स्तर 1 प्रकार की हैं, लेकिन स्तर 2 प्रकार की कठपुतलियां भी बहुत सारी हैं। स्तर 2 की परजीवी कठपुतलियों से प्राप्त रक्त धुंध ऊर्जा स्तर 1 की कठपुतलियों की तुलना में कहीं अधिक है। मेंग फैन उत्साहित थी। खून चूसने वाला जादुई टिड्डा लगातार परजीवी कठपुतलियां पैदा कर सकता है और आप इन परजीवी कठपुतलियों को मारकर अपग्रेड कर सकते हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि चुनजियांग समुदाय राक्षसों का खजाना है? इसी बीच मेंग फैन ने इसे आजमाया। हालांकि वैम्पायर टिड्डी का पेड़ लगातार लताओं, प्रकंदों और परजीवी कठपुतलियों को खुद पर हमला करने के लिए बुलाता था, लेकिन उसके मुख्य शरीर में कोई गतिशीलता नहीं थी।
तो क्या हुआ अगर वह लेवल 3 का म्यूटेंट था? वह तो बस एक जीवित लक्ष्य था। जब तक ये पिशाच टिड्डी के पेड़ से 100 मीटर के दायरे में फूलों की क्यारी में नहीं घुसता, तब तक परजीवी टिड्डी के पेड़ के हमले के तरीके इसके लिए बेकार होंगे। फिर डरने की क्या बात थी? स्विश। मन बना लेने के बाद मिंग फैन ने स्टीयरिंग व्हील को तेजी से घुमाया और पिशाच टिड्डी के पेड़ की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने 3 छोटे छोटे नेपाम बम फेंक दिए। बूम बूम बूम। 3 बार भीषण ज्वालाओं का विस्फोट हुआ, जिससे आसपास का इलाका पल भर में आग के सागर में बदल गया। उत्परिवर्तित पौधों के बड़े बड़े क्षेत्र आग की लपटों में बुरी तरह जलकर नष्ट हो गए, और साथ ही उन्होंने पिशाच लताओं और परजीवी कठपुतलियों की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से रोक दिया। आसपास के कुछ ही मीटर के दायरे का क्षेत्र पल भर में आग के सागर में बदल गया। दरवाजा खोलो, पलट जाओ और कार की छत पर कूद जाओ, असॉल्ट राइफल उठाओ और गला घोंटना शुरू कर दो। जैसे ही तुम्हें किसी भी दिशा में आग बुझने के संकेत दिखें, या अगर बहुत सारे राक्षस तुम्हारी ओर दौड़ रहे हों, तो सीधे एक सैनिक वाला नेपाम बम फेंक दो। मेन फैन के पास माल का अंबार लगा हुआ है। अगर पूरे समुदाय के सभी परजीवी कठपुतलियों को एक साथ जोड़कर 10 गुना भी कर दिया जाए, तब भी उनकी संख्या मेन फैन के हथियारों के भंडार के बराबर नहीं होगी। आसपास के वातावरण की अत्यधिक तीव्र संवेदन क्षमता और व्यापक निगरानी के कारण यहां तक कि छिपी हुई लताएं भी मेन फैन पर हमला नहीं कर सकती। मेन फैन ने उस पर हमला करने वाले हर परजीवी कठपुतली को गोली मार दी। ये तो नरसंहार जैसा था। मारो मारो मारो। सिस्टम अपग्रेड की ऊर्जा क्षमता तेजी से बढ़ रही है। इतना खुश, लेकिन उसके चारों ओर मौजूद राक्षसों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी, और अंततः वे सभी मानो पहले से तय समय पर गायब हो गए। लंबे इंतजार के बाद भी कोई परजीवी कठपुतली बाहर नहीं आई। क्या मैंने उन सभी को मार डाला? मेन फैन ने मुंह बनाया। पूरे समुदाय की आबादी केवल इतनी ही है, और उनमें से कई या तो खा लिए गए हैं या बाहर फैल गए हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने खुद को ही मार डाला। हालांकि मेन फैन की आंखों में स्पष्ट रूप से बहुत असंतोष झलक रहा था। मेरे सिस्टम की प्रगति बार अभी 50% पर पहुंच गई है। मुझे आखिरकार जल्दी अपग्रेड करने का एक तरीका मिल गया, और आपने कहा कि वह चला गया। तुम लेवल 3 के म्यूटेंट हो, इसलिए किसी काम के नहीं। आपके पास परजीवी कठपुतलियां नहीं हैं, लेकिन आपके पास खून चूसने वाली लताएं अवश्य होनी चाहिए। जाता रहना। एक लेवल 3 म्यूटेंट होने के नाते आपको अपनी स्थिति के अनुरूप जीने के लिए पर्याप्त ध्यान रखना होगा। मेन फैन इस बात पर विचार कर रहा था कि रक्त चूसने वाले टिड्डी वृक्ष के उत्साह को बेहतर ढंग से प्रेरित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाए। लेकिन इससे पहले कि मेन फैन ये समझ पाती कि प्रेरित कैसे किया जाए, उसके सिर के ऊपर सरसराहट की आवाज सुनाई दी। मेन फैन को अचानक धरती में कंपन महसूस हुआ, और फिर नम मिट्टी भूकंप की तरह उछल पड़ी और अनगिनत मोटी जड़ें जमीन से ऊपर की ओर निकल आईं। उनके हस्तक्षेप से आग का भयंकर सागर तुरंत बुझ गया, और उसी समय मेन फैन के पैरों के नीचे से मोटी जड़ें निकल आईं। भारी भरकम योद्धा को उन जड़ों ने आसानी से उलट दिया। वैम्पायर टिड्डी का पेड़ दरअसल अभी अभी जवाबी हमला करने की योजना बना रहा था। जिस क्षण हिंसक योद्धा को ऊपर उठाया गया, उसी क्षण मेन फैन कार की छत से हवा में कूद गया। पीछे से अचानक भारी बोझ के नीचे स्टील के कुचलने की आवाज आई। मैंने देखा कि कई प्रकंद एक साथ उस हिंसक योद्धा को लपेट रहे थे। ये भयानक दानव, जिसे एक जमीनी टैंक कहा जा सकता है, मुड़ने की क्लिक जैसी आवाज करते हुए मोटे प्रकंद द्वारा मरोड़ दिया गया। अंततः यह एक जोरदार धमाके के साथ आग के गोले में बदल गया। अगर इस ताकत को समेट लिया जाए, तो मेन फैन भी पल भर में मांस के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन वैम्पायर टिड्डी के पेड़ ने मेन फैन को आश्चर्यचकित होने का जरा भी समय नहीं दिया। मेन फैन के हवा में गिरने के दौरान जमीन हिल उठी, और उसमें छिपी दर्जनों वैम्पायर लताएं जमीन को चीरकर बिजली की तरह मेन फैन की ओर बढ़ गईं। गति पहले से कई गुना अधिक थी। पल भर में ही गला घोंटकर मार डाला गया। मेन फैन ने तेजी से कार्बन स्टील मिश्र धातु से बनी 2 तांग तलवारों को एक के बाद एक इस्तेमाल किया, और अपने चारों ओर एक घनी धार वाली तलवार घुमाकर हवा में ही लताओं को काट डाला। मेन फैन की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। हालांकि उसने हवा में ही उसे काट दिया, लेकिन इस बार मेन फैन को ब्लेड से जबरदस्त प्रतिरोध महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई चाकू किसी रीढ़ की हड्डी पर काट रहा हो। यह मुख्य तने से उगने वाली लता है, और इसकी कठोरता और मजबूती कई गुना बढ़ गई है। ये थोड़ा मुश्किल है। जमीन पर उतरते ही मेन फैन का चेहरा अचानक सख्त हो गया, और उसने अपने पैरों से लात मारी और तेजी से हवा में उछल गया। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई, और जहां मेन फैन उतरा था, वहां एक विशाल गहरा गड्ढा दिखाई दिया, जिसके नीचे कई लताएं रेंग रही थीं, जैसे किसी सांप की गुफा हो। उन्होंने दरअसल मेन फैन के पैरों के नीचे की जमीन को तेजी से खोखला कर दिया और एक ऐसा जाल बना दिया जिसमें वह उसे निगल जाए। अगर मेन फैन उतरने के बाद 1 सेकंड और उस पर रुका रहता, तो वह जाल में फंस जाता और पूरी तरह से सूख जाता। मेन फैन उतरते ही फिर से काफी दूर तक दौड़ पड़ा। जमीन एक बार फिर धंस गई, और खून चूसने वाली लताएं दूसरी बार भी चूक गईं। अब से जब भी मेन फैन जमीन पर उतरेगा, उसके पैरों के नीचे की जमीन तेजी से धंस जाएगी, यहां तक कि सीमेंट से बनी आवासीय सड़कें भी। यदि ये लताएं और प्रकंद छेदक कीट हैं, तो इन्होंने पूरे आवासीय क्षेत्र के भूमिगत भाग को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। तो यही है तुम्हारी असली चाल, है ना?
पिछली सारी चालें तो बस मुझे भ्रमित करने की चाल थी। मेंग फैन ने अपनी पिछली अवमानना को त्याग दिया। लेवल 3 वास्तव में लेवल 3 ही है। ऐसा लगता है कि ऊपरी आवरण केवल कुछ 100 मीटर तक ही फैला हुआ है, लेकिन वास्तव में प्रकंदों ने पहले ही जमीन के नीचे 1 किलोमीटर के दायरे में अपना क्षेत्र खोल दिया है। वे खून चूसने वाली लताएं और परजीवी टिड्डी के पेड़ भी इस आदमी द्वारा जानबूझकर दरवाजे पर भेजे गए थे, ताकि मेंग फैन को रोका जा सके और इस निर्णायक हत्या की योजना बनाई जा सके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लेवल 3 पर पहुंचने के बाद एक पौधे में भी इतनी बुद्धिमत्ता हो सकती है। मेंग फैन ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और पीछे मुड़कर देखा। जिस रास्ते से वह आया था, वह पूरी तरह से खून चूसने वाले टिड्डी वृक्ष की लताओं से अवरुद्ध था। यह आदमी मानो किसी कछुए को बर्तन में पकड़ना चाहता था, लेकिन इसने मेंग फैन को घेर लिया। चेतावनी, चेतावनी, स्वामी खतरे में हैं और उत्परिवर्ती जीवों ने उनके पीछे हटने का रास्ता काट दिया है। स्वामी को सुरक्षित निकलने की सलाह दी जाती है। स्वामी को सुरक्षित निकलने की सलाह दी जाती है। सिस्टम ने पहली बार चेतावनी जारी की, लेकिन मेंग फैन ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उनके होंठों के कोने पर एक सुखद मुस्कान दिखाई दी। धिक्कार है, तुम मुझे बेवफा समझते हो और मैं तुम्हें निशाना बनाता हूं। उसने एक सैनिक के लिए बनाया गया नेपाम बम हवा में फेंका और उस विशाल विस्फोट ने सामने से उसे घेरने की कोशिश कर रहे छोटे पिशाच टिड्डों और अन्य उत्परिवर्तित पौधों को तुरंत साफ कर दिया। जैसे ही वह उतरा, मेंग फैन ने जलती हुई लपटों के भीषण दर्द को सहन किया और पीछे हटने के बजाय सीधे पिशाच टिड्डे के मुख्य शरीर की ओर दौड़ पड़ा। जब तक पिशाच टिड्डे का मुख्य शरीर मौजूद रहता है, तब तक ये लताएं अपनी इच्छानुसार बढ़ सकती हैं। इस स्थिति में फिर जाओ और मुख्य दल को मार डालो। गुरुजी, आपको इस समय बाहर निकलना चाहिए। बाहर निकलना ही सबसे अच्छा विकल्प है। सिस्टम चिंतित था और आवाज कई गुना ऊंची हो गई। लेकिन मेंग फैन गुस्से से हंसते हुए बोली, तो तुम मुझे और मजबूत होने देते हो सिर्फ इसलिए कि मैं भागना सीख जाऊं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस महिला का यह मतलब नहीं है। सिस्टम को यह भी पता था कि इस समय ये बातें कहना बेकार है, इसलिए वह एक पल के लिए रुका और तुरंत अपने शब्द बदल दिए। स्कैनिंग जारी है। स्कैन पूरा हो गया। वैम्पायर टिड्डे की कमजोरी यह है कि वह आग से डरता है। नेपाम का उपयोग करके उसे प्रभावी ढंग से मारा जा सकता है। एक्सचेंज मॉल का पता लगाना। डिंग, पता लगाने का कार्य पूरा हुआ। लक्षित हत्या के हथियार मिले। डिस्ट्रॉयर स्नाइपर तोप के विशेष ज्वलनशील स्नाइपर गोले मिले। चेतावनी, चेतावनी, यह उत्पाद वर्तमान विनिमय उत्पाद स्तर से उच्चतर है और इस उत्पाद का विनिमय करने के लिए संचित छिपे हुए अंकों की संख्या 10 तक होनी चाहिए। मुझे परवाह नहीं। अब मालिक इसका इस्तेमाल करने के लिए इंतजार कर रहा है। आप यह नहीं कह सकते कि आप इसे बदल नहीं सकते। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। गुरुजी, एक पल रुकिए, मैं आपकी यह छोटी सी समस्या हल कर देता हूं। सिस्टम में बग को ठीक करने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। चेतावनी, जबरन अपग्रेड। सिस्टम की मरम्मत से सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है। सिस्टम को जबरन अपग्रेड किया जा रहा है। 10%, 0.34%, 0.69%। अटका हुआ। सिस्टम अपग्रेड पूरा नहीं हो सका, लेकिन एक्सचेंज मॉल ने डिस्ट्रॉयर स्नाइपर कैनन के विशेष बनिंग स्नाइपर गोले के लिए एक्सचेंज की अनुमति अस्थायी रूप से खोल दी है। उपयोग के लिए उल्टी गिनती 5 मिनट की है। 100 जलते हुए स्नाइपर गोले बदलने के लिए एक छिपा हुआ पॉइंट लगता है। मास्टर, कृपया इन्हें जल्दी बदलें। सिस्टम की आवाज पहली बार थकी हुई लग रही थी, लेकिन मेंग फैन उससे प्रभावित हो गया। जैसे ही उसने हमला करने का फैसला किया, सिस्टम बिना किसी झिझक के युद्ध मोड में चला गया। इससे न केवल पिशाच टिड्डे की कमजोरियों का पता लगाने में मदद मिली, बल्कि इससे उसे सबसे उपयुक्त हथियार खोजने में भी मदद मिली। इसे बदला भी नहीं जा सका, लेकिन इसे जबरदस्ती अपग्रेड किया गया और एक्सचेंज फंक्शन को अस्थायी रूप से खोला गया। उनका रवैया बिल्कुल स्पष्ट था। चूंकि स्वामी पीछे नहीं हट रहा है, तो चलो लड़ते हैं। देखते हैं कौन है वो कमीना जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। यकीन मानिए, ये सिस्टम कभी भी खुद को निराश नहीं करेगा। यह कोई मामूली सूती जैकेट नहीं है, यह मेरी अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट है। अदला बदली, लेन देन सफल रहा। 100 डिस्ट्रॉयर स्नाइपर कैनन स्पेशल इंसेंडियरी स्नाइपर गोले प्राप्त करें। सिस्टम स्पेस में 100 ग्रेनेड जैसी वस्तुएं चमक उठी, जिन पर लाल रंग के चेतावनी चिन्ह थे। काका का तेज दौड़ के दौरान मेंग फैन का हथियार एक बार फिर डिस्ट्रॉयर में बदल गया है, जिसमें ज्वलनशील स्नाइपर गोले भरे हुए हैं और बंदूक का मुंह उसके सिर के ऊपर पेड़ों की चोटियों पर टिका हुआ है। चलो, छिड़काव शुरू करो। मेरे लिए मरो। बैंग बैंग बैंग। 20 मिलीमीटर कैलिबर के ज्वलनशील स्नाइपर गोले के विस्फोट का उच्च तापमान एक हल्के टैंक के कवच को भी पिघला सकता है, और यहां तक कि स्तर 3 के वैम्पायर टिड्डी के पेड़ की मजबूत छाल भी मुश्किल से इसका सामना कर पाती है। पेड़ों के मोटे तनों पर बड़े बड़े काले गड्ढे फट पड़े। भीषण लपटें उठी और जलने लगी, और उड़ते हुए लकड़ी के टुकड़े आसमान में छा गए और सूरज को ढक लिया। वयस्क व्यक्ति की जांघ जितनी मोटी शाखाएं हवा से टूटकर ऊपर से गड़गड़ाहट की आवाज के साथ गिर पड़ी। ऊपर लटके हुए अपरिपक्व परजीवी कठपुतले शाखाओं पर लटके हुए थे और बुरी तरह कांप रहे थे। उनमें से कई टूटी हुई शाखाओं के साथ जमीन पर गिर पड़े और मांस के ढेर में जा गिरे। ये रेशम के कीड़े के प्यूपा को पैर से कुचले जाने जैसा है।
फुफकार, फुफकार। हवा में एक विषैली सांप जैसी फुफकार गूंजी और पिशाच दानव का शरीर हिंसक रूप से डगमगा उठा, जाहिर तौर पर मेंग फैन से क्रोधित होकर। लताओं और जड़ों ने मेंग फैन पर जोरदार हमला किया। वे बिजली की तरह तेज हैं, लेकिन मेंग फैन के पास काजू जैसी अनुभूति का उन्नत गुण है, और चेन याओ आत्मा साथी से प्राप्त अनुभूति प्रभाव के स्थायी बोनस के साथ अनुभूति गुण ने ताकत को पार कर लिया है और मेंग फैन का सबसे मजबूत गुण बन गया है। मेंग फैन ने हर हमले की पहले से ही भविष्यवाणी कर रखी थी। मौका मिलते ही उसने वैम्पायर दानव पर हमला करने के लिए विध्वंसक स्नाइपर तोपों और व्यक्तिगत नेपाम बमों का इस्तेमाल किया। आग की लपटें लगातार तेज होती गईं, जिससे वैम्पायर टिड्डी के पेड़ के आसपास का इलाका आग के सागर में बदल गया। वैम्पायर टिड्डी का पेड़ लगातार जल रहा था और पेड़ की चोटी से चटकने और फूटने की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थी। मेंग फैन उस आदमी की दर्द भरी चीखें भी महसूस कर सकता था, लेकिन अग्निसागर से गुजर रहे मेंग फैन को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार मेंग फैन का जागृति स्तर वैम्पायर दानव सोफोरा जैपोनिका से एक स्तर नीचे है और उसका शरीर नश्वर है। महज एक स्पर्श से ही वह परिवर्तनीय हो जाएगा। उसी समय आग के सागर से गुजरते हुए मेंग फैन को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह अभी अभी भुनकर राख हो जाएगा, लेकिन फिर भी वह पीछे नहीं हटा। दोनों पक्ष जानलेवा रस्साकशी में उलझे हुए हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहले कौन खुद को रोक पाता है।